बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक लाइव विद मी, और पब्लिक मुझे कहती है सुहाब। सर ये स्क्रीन मेरे साथ शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। तो आपको रोजाना की बुनियाद पर हम डिजिटल ट्रैवल कराते हैं। सोचते हैं कि 2 सिटी से जो है वो ये शो करते हैं, और कंडक्ट करने का मकसद बेसिकली होता है कि ना सिर्फ शहर इक़्तिदार और लाहौर शहर बल्कि पूरे पाकिस्तान की सारी अच्छी और वो खबरें जिससे आपके दिन का आगाज़ होना चाहिए उससे आपके दिन का आगाज़ करें। तो कुछ अच्छी और मज़ेदार से खबरें हम इस्लामाबाद से भी ले लेते हैं, और उसके लिए हमें चलना पड़ेगा इस्लामाबाद स्टूडियो। तो चलते हैं हरमीत बाजी के पास। अस्सलाम वालेकुम हरमीत सिंह, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और माशाल्लाह आज पूरी की पूरी ब्लैक क्वीन आप लग रही हैं। वैसे लेकिन चले, सर्दियों का जो अटायर होता है ना वैसे ही आपको खूबसूरत बना देते हैं। आप भी स्वेटर में कम प्यारे नहीं लग रहे। और मैं हमेशा प्रोग्राम के आगाज़ में आपको पता है ये बात ज़रूर कोट करती हूँ कि तारीफ़ करने में भी पहल किया करें, खाली सलाम करने में नहीं। अगर आज के दिन आपने किसी की तारीफ़ कर दी ना, उसके काम की, उसके कपड़ों की, उसके चेहरे की, उसके बालों की, तो बेखून डबल हो जाता है आपका। सारा दिन आप उसी अटायर में घूमते रहते हैं। ओह माय गॉड, आज तो मेरी किसी ने तारीफ़ कर दी है, इसका मतलब मैं बहुत प्यारी या मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ। तो जनाब सलाम के साथ साथ तारीफ़ करने में भी पहल किया करें। हम प्रोग्राम का आज बाकायदा आगाज़ करते हैं। हरमीत काफ़ी गर्मा गर्मी है, एक के बाद एक खदशात जो कि इंतखाबात को लेके थे अब वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 8 फरवरी को बाय हुक और बाय क्रुक इंतखाबात होंगे ही होंगे, और उसके लिए अब सियासी बाजार अच्छा खासा गर्म है। लेकिन माहौल और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। कराची और लाहौर की बात करें तो हम तो चले साथ साथ दौड़े होते हैं ना, इस्लामाबाद तो बिला वजह आगे आगे जा रहा होता है। वो सर्दी आ जाए, वो गर्मी आ जाए, आपकी दौड़ जो है हरमीत पाजी वो हमारे मुकाबले में काफ़ी तेज़ होती है। तो इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है, कराची की सूरत हाल क्या है? लाहौर में सर्दी तो बहुत पड़ गई है, लेकिन हरमीत हाय महंगाई मार गई, क्योंकि इसके बारे में हमने आज प्रोग्राम के आगाज़ में बात करनी है। हमने पब्लिक की बात करनी है कि इतनी सर्दी में जहाँ पर ब्रांड्स एक के बाद एक सेल लगा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रेट्स बड़े हाई होते हैं। तो आवाम जो है बड़ी तादाद में कहाँ का रुख करती है? लंडा बाज़ारों का। तो ये एक वाहिद ऑप्शन है मीडियोकर फैमिली के तमाम मेंबर्स के लिए, मीडियोकर्स के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, जहाँ पर आपको ब्रांडेड कपड़े मिल जाते हैं। खैर ये सारी बातें अगर हम कर देंगे तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो फील्ड में मौजूद हैं उनसे हम क्या ही इन्फॉर्मेशन लेंगे। लेकिन आपको आज हमने तीनों शहरों की सैर करानी है। सबसे पहले आप बताएं हरमीत पाजी, हमने लाहौर जाना है, इस्लामाबाद जाना है या कराची जाए? आप बताएं पहले हम कहाँ लेके जाएं कि कहाँ का लंडा बाजार ज्यादा हिट है? ये वैसे तो प्रोड्यूसर साहब की मर्जी है, मैं तो कह भी दूं तो प्रोड्यूसर साहब ने जहां जाना उसकी मर्जी है, लेकिन बहरहाल प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश है जहां हम हमें लेके चले हम वहां जाने को तैयार। सबसे पहले फिर लाहौर चलते हैं, बिकॉज लाहौर है। तो फिर लाहौर की मार्केट कौन कौन सी ऐसी हॉट मार्केट है जहाँ पर आपको अच्छे ब्रांडेड शूज़, आपको क्रॉकरी, और उसके अलावा आपको कोट्स और स्वेटर्स और ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको चाहिए, और हैशटैग ब्रांड्स जो हैं वो आपको वहाँ मिल जाते हैं। लेकिन हमारे साथ नताशा हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो लाहौर में ही मौजूद है। किस लंडा मार्केट में मौजूद है ये हम उनसे जान लेते हैं। तो नताशा बताएं कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या रश देख रही हैं आप? हरमीत और सोहा, आप दोनों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप दोनों ठीक होंगे। अभी आज सुबह सवेरे ही मैं ऑफिस पहुंची तो मैंने सोचा क्यों ना, आज सर्दी बहुत ज़्यादा है तो हम आज लंडा बाज़ार जाकर आप दोनों को अपडेट करते हैं, लोगों को अपडेट करते हैं कि लंडा बाज़ार की क्या सूरत हाल है। तो अभी यह बाज़ार की जो सूरत हाल है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। लोगों का रश हमें दिखाई दे रहा है, और मेरे पीछे देख लें कि आप कितना रश है। जो रेहड़ीबान है वो आवाज़ें लगा रहे हैं 500 रुपये में। तो लोगों से बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या कुछ खरीद रहे हैं। सर कितने की जैकेट दे रहे हैं? 500 की। 500 की। तो पहले ही हाल कितने की थी? पिछले साल भी 500 की थी। माल उधर ही बहुत महंगे हुए हैं माल। तो पिछले साल भी 500 की, अभी भी 500 की। क्या क्वालिटी क्या है? इधर गरीब आदमी आते, इतने प्रॉफिट नहीं है, खरीद दे रहे हैं। क्या करे, गरीब वहाँ में महंगाई के साथ मारी हुई है। नहीं, कीमतें तो मुनासिब बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये है कि अब लेना तो है, सर्दी का सीज़न है तो बच्चों के लिए ले रहे हैं। तो महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा है जी। 2 शर्ट्स ली हैं अभी, तो बच्चों के लिए ले रहे हैं। अब क्या करें, महंगाई है, लेना तो है। सर अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कुछ खरीदा अभी तक? जी कुछ भी नहीं, अभी तो वैसे कुछ देख रहे हैं। समझ नहीं आई? नहीं समझ आ रही है, लेकिन वो साइज का है, किसी के लिए लेनी है, चाह रहे हैं ये देखिए। अच्छा ये बताइएगा कि महंगाई यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कीमतें ठीक हैं चीज़ों की? कीमतें तो ठीक है, लेकिन ये है कि इनको अगर फ्री का आता है तो इनको चाहिए कि रेट थोड़े कम रखें। वो
तो कह रहे हैं हम खरीदते हैं। खरीदते तो हैं वो वाकई, लेकिन जो जितनी हमें बंडल इनमें होता है ना माल, उतना जो है ये उससे कहीं ज़्यादा रेट है, क्योंकि एक बंडल में पता नहीं कितने हज़ार पीस होते हैं। ठीक है जी, मतवस्त तबका ही लेने आते हैं, देख लें कि ख़रीदारी की जा रही है, लेकिन एक गिला ये किया जा रहा है हुकूमत की से ये किया जा रहा है कि यहाँ पर भी महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि लोग कहाँ चले जाएंगे। जो हमारी आवाम है इस महंगाई के दौर में उनको ये भी महंगा लग रहा है, तो मेरे ख्याल से हुकूमत को थोड़ा सा गरीबों का ख्याल रखना चाहिए और महंगाई जो है वो थोड़ी कम ठीक है, करनी। बिल्कुल ठीक कह रही है। और आपकी सारी बातों में हरमीत एक बात जिसको लगता है मुझे कोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लंडा बाजार को पाकिस्तान में एक टैबू भी समझा जाता है। मतलब जैसे लंडा पहन लिया तो हमें लगता है कि अच्छा ये तो अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सफ़ेद पोश तबके को काफ़ी हिट करती है, बिकॉज अगर उनके पास सोहा अगर आप कभी आए इस्लामाबाद की तरफ तो ये बिल्कुल करीब है, मेरे तकरीबन एक आधे घंटे के फासले पर है लंडा बाजार जो है, इतवार बाजार उसको भी कहा जाता है मुख्तलिफ नामों से। वहाँ पे आप हमारे जैसे मिडिल क्लासिया तो नहीं जाते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी जिनके पास जो बड़े साहिब लोग हैं तो वो उनकी बड़ी रश होती है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि लोग आते हैं खरीदते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मैंने देखा है कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें कम से कम जिनके प्राइस पिछले साल कुछ अलग थी, आज उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और कस्टमर को अट्रैक्ट करना बड़ा आसान होता है कि हाँ 500 300 लेकिन जब आप अंदर जाएं तो फिर उसका जो रेट होता है वो काफ़ी मुख्तलिफ होता है। रश जो है, हम रश तो देखते हैं लेकिन लोग बहुत ज़्यादा ये गिला करते हैं कि आते तो लोग हैं ये जितने सेकंड हैंड माल है उनको खरीदने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी प्राइस जो है वो जब आप मार्केट में जाते तो कहीं ना कहीं उसकी प्राइस, और यानी आपने एक जैकेट लेनी है वो 5000 की जैकेट, आपको 5-6 हज़ार की जैकेट कहीं ना कहीं मार्केट से भी नई नवेली मिल जाती है, चाइना की बड़े खूबसूरत तरीके ज़बरदस्त किस्म की। इसी तरह वही ब्रांडेड जिसकी तलाश में आप फिरते हैं तो उसकी भी यही कीमत है लंडा बाजारों में। तो ऐसा नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए इस बार जो मैं जितने मार्केट्स वगैरह से मैंने पूछे, बहुत सारी बड़ी बड़ी मार्केटों में, शॉपिंग मॉल में बहुत सारे जानने वाले लोग हैं, तो वो ये गिला करते हैं कि एक तो सर्दी उसी तरह आई नहीं, फिर लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही जो माजी में या पिछले साल लोगों ने जो चीज़ें ली उसी पर ही ज़्यादा गुजारा कर रहे हैं। और हरमीत देखिए, आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं तो बस आपके ऑफिस के करीब जिस मार्केट का आप जिक्र कर रहे हैं ना, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी वहीं पर मौजूद हैं, इस्लामाबाद से आपको अपडेट करेंगे। नासिर जो है वहाँ से हमें बताएंगे कि वो इस वक्त एग्जैक्टली किस मार्केट में मौजूद है। और वहाँ इस्लामाबाद के लोगों की अगर हम बात करें तो उनका कहना ये कि लंडा बाजार भी इतना महंगा हो गया है कि अगर आप किसी दुकान से सेल से खरीदने जाएं और लंडे से खरीदें तो आपका दुकानदार जो है वो ये कहता है कि शिपमेंट बहुत महंगी हो गई है, महंगाई बहुत होगी, जिसमें हमने खरीदी है उसी खरीद में हम आपको बेच रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल हमें अपडेट करेंगे नासिर बताएं आप कहाँ पर मौजूद है और क्या देख रहे हैं आप वहाँ पे? बिल्कुल हरमीत, देखिए हम देखते हैं कि जैसे ही मौसम सरमा का आगाज़ होता है, सर्दी का आगाज़ होता है, शहरी जो हैं गर्म मलबूसात की तलाश में शहर में निकल पड़ते हैं। हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ मुकामात पे सस्ते बाज़ार जिनको हम लंडा बाज़ार कहते हैं वो लगाए गए हैं और शहरी जो हैं वहाँ बड़ी तादाद में पहुँचे। मैं इस वक्त जिस बाज़ार में मौजूद हूँ, या पारा जो यहाँ पर इलाका है यहाँ कायम किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो जर्सियाँ हैं, जो स्वेटर्स हैं वो भी यहाँ पर सेल किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद है जो यहाँ पहुँची है। आप देख रहे हैं कि ख़वातीन, बच्चे वो भी यहाँ पहुँचे हैं। ख़ुसूसन अगर कैमरामैन आपको दिखाएं, ये सॉक्स हैं जो कि गर्म सॉक्स बताए जा रहे हैं। आप इधर आते हैं, अपर्स वगैरह ठीक मिलती हैं यहाँ से? जी, मैं पहली बार आया हूँ इधर, अभी तक कोई चीज़ ली नहीं है। चेक पसंद नहीं आ रही, रेट ज़्यादा है कि क्वालिटी थोड़ी कम होती है? अभी तक तो देखी नहीं है, चेक करूँगा आगे जाके फिर पता चले। जी, ये शहरी हैं जो कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं ख़रीदने आए, ख़ुसूसन मलबूसात जो हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो गर्म मलबूसात हैं, सॉक्स हैं, इसके साथ साथ जूते हैं, उनकी जो यहाँ पर सेल है जारी है। कैमरामैन जो है आपको दिखाएं, ये चंद अफराद नहीं, एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर शहरियों की पहुँची है, यहाँ पर जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ये अपारा जो अपारा में ये कायम किया गया है। आप देखिए कि यहाँ पर जो जर्सियाँ हैं, कैमरामैन आपको दिखाएं, जर्सियाँ, इसके साथ साथ अपर्स, जैकेट्स, स्वेटर, मुख्तलिफ अक़साम के मफलर हम देख रहे हैं, सॉक्स देख रहे हैं, मुख्तलिफ अक़साम के यहाँ पर जो है वो अशिया जो हैं वो फ़रोख्त की जा रही है। सर, आप शॉपिंग करने आए हैं यहाँ पे? नहीं, मैं सामान बेच रहा हूँ। सामान बेच रहे हैं। रेट यहाँ पे ठीक होता है कि ज़्यादा महंगा होता है? नहीं, यहाँ पे तो दुकानों से 100% अच्छा होता है। इस वजह से गरीब लोग, अमीर लोग आजकल सफ़ेद कपड़ों को रोल नहीं है। जो जिसने सफ़ेद कपड़े डाला अंदर से कुछ भी नहीं है। सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें कोई सस्ता सा चीज़ मिल जाए, ताकि हमें बच्चों का सहूलत मिल जाए और अच्छी चीज़ मुनासिब रेट में मिल जाए।
बाज़ार लगाने का यही होता है, जो 10-20 रुपये कम होता है या किसी को सहूलत जगह में अच्छी चीज़ मिल जाता है। आजकल वो दुकानों का शॉपिंग वगैरह किसी का बोझ में नहीं है, ना कोई दुकानों का जी जो शॉपिंग है वो महंगी भी है, वो अप्रोच में नहीं है। ये दुकानदार थे, हम आपकी दुकानदारों से भी बात करवा रहे हैं, ग्राहकों से भी बात करवा रहे हैं। यहाँ पर सस्ते दामों जो अशिया हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं। सर्दियों का आगाज़ होते ही हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ मुकामात पर जो है लंडा बाज़ार जो है वो लगाए जाते हैं। पारा में जो लंडा बाज़ार लगाया गया है आज, और देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो पहुँचे हैं। जी नासिर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। लेकिन हरमीत, एक चीज़ जो कॉमन मैंने देखी है, जो मैंने रियलाइज़ किया, वो ये कि अब अगर आप जितनी मर्जी महंगाई की बात करें, फिर भी लंडा बाज़ार कंपैरेटिवली लोगों को सस्ता ही लगता है। क्योंकि हम अगर देखें वो हैशटैग ब्रांड्स जितने भी हैं, 35 लाख, 30 लाख, 18 लाख के बैग्स, जूते और इसके अलावा कपड़े, स्वेटर्स, कोट्स उन ब्रांड्स के होते हैं जो कि लंडा बाज़ार में इनको 500, 1000, 2000 में मिल जाते हैं। तो ये बात भी ठीक है जो नासिर कह रहा था कि बल्कि अगर हम ओवरऑल सिनेरियोस की बात करें तो इस्लामाबाद समेत दीगर ऐसे शहर जहाँ पर लंडा बाज़ार बनते हैं, वहाँ पर एक सिर्फ स्पेसिफिक क्लास नहीं बल्कि अब हर तरह की क्लास के लोगों ने वहाँ का रुख करना शुरू कर दिया है। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको मेरे ख्याल से अब एक्सेप्टेंस लेवल इसका हमारी सोसाइटी में बढ़ जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बात दुरुस्त है कि बहुत सारे लोग कोशिश यही करते हैं कि जिस तरीके से चीज़ें हम देख रहे हैं आसपास, जो महंगाई का दौर है, और ख़ासकर आप घर की चीज़ें खरीदें, घर के लिए खरीदें, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करें, हॉस्पिटल के खर्च पे लगाएं, इस सारी चीज़ों को भी रखना होता है। लेकिन आपको मालूम है कि सर्दियों की अगर हम बात करें तो अब उस दौरान भी उसी तरह रहा नहीं है। एक महीना आता है, ज़्यादा सर्द होता है, उसके बाद सर्दियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती, तो लोग भी यही सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर 3-4-5 महीने के लिए कहीं ना कहीं सर्दियाँ होती तो तब भी कहीं ना कहीं लोग अच्छी चीज़ों की तरफ निकल जाते। लेकिन उनको मालूम है कि एक महीना है, ज़्यादा किस न किस तरीके से गुजारे ना। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अब हम देख रहे हैं कि क्या वो अपर, लोअर, मिडल जितने भी हैं वो आते हैं खरीद के। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये वाला जो बाजार है ये बिल्कुल तो पास ही 5 मिनट के फासले पर है। जिस बाजार का मैं जिक्र कर रहा हूँ वहाँ पे तो मेरे ख्याल में मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं और वहाँ पे खरीद फरोख्त जो है वो उसका सिलसिला वहाँ पे चलता रहता है। बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स बनी हुई हैं। हम अगर देखें ओवरऑल लाहौर में भी तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, चले ये तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसके अलावा एक ह्यूज मार्केट और वहाँ पर सारी की सारी दुकानें वो जो हैं वो लंडा बाजार की होती है। उसमें बच्चों से लेके बड़ों से लेके हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलती है। खैर, हम एक्सेप्टेंस लेवल की बात कर रहे हैं कि अगर हमने एक्सेप्ट करना है बीइंग अ सोसाइटी, बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो अब कैसे इस चीज़ को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। बट ऑल दो इस्लामाबाद भी आपको लेके, लाहौर की सैर भी हमने आपको करा दी, लेकिन अब चलते हैं कराची। वैसे तो कराची में सर्दी बहुत कम आती है, जहाँ से ये आता है सब कुछ, जहाँ से ये सब कुछ आता है। वेरी गुड पॉइंट। चले जी, हम भी कराची चलते हैं। इकरा अवान से जानते हैं कि वो एग्जैक्टली इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर क्या देख रही है कि आजकल रेट्स जो है वो लंडा बाजार के कितने ज़्यादा हाई है कराची में खास तौर पे। जी इकरा, बताइएगा कि इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और आपके पास क्या अपडेट है लंडा बाजारों के हवाले से। जी बिल्कुल, मौसम सरमा आते ही शहरी जो है गर्म कपड़ों की ख़रीदारी करना शुरू कर देते हैं और अब कराची में भी सर्दी जो है वो आ चुकी है। तो शहरी जो है सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए शहरियों ने बड़ी तादाद में रुख किया है कराची सदर में लुंडा बाज़ार का, और यहाँ पर शहरियों की खासी तादाद मौजूद है। अगर बात की जाए लुंडा बाज़ार में मौजूद वैरायटी की, तो यहाँ पर कम कीमत में मयारी अशिया दस्तयाब हैं, जिनमें लेदर की जैकेट्स, गर्म स्वेटर्स, शॉल्स और दीगर अशिया यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें खरीदने के लिए शहरी जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। अभी ऐसे जो रहे हैं मुल्क की ना, जो महंगाई इतनी बढ़ गई है, जो आम आदमी का जीना ही जंजाल हो गया है। अभी जो पहले वो नया लेते थे वो नवा लेना तो छोड़ दिया है, अब जो पुराने लेने आ रहे हैं उसमें भी मसला हो रहा है, वो भी महंगे हैं, इतने दाम ज़्यादा हैं कि वो भी बंदे नहीं ले सकता। हाँ, पहले भी ऐसे मिल जाते थे 100-200 में, अब भी मिल जाते हैं। बाकी बाज़ारों की निस्बत ये बाज़ार सही है। शहरियों से जब हमने बात की तो शहरियों का यही कहना था कि इस महंगाई के दौर में महंगे महंगे ब्रांड्स हर इंसान की पहुंच में नहीं है, उनकी इस्तात में नहीं है, तो हर इंसान अपने इस्तात के मुताबिक ख़रीदारी करे। और जब लुंडा बाज़ार में अच्छी और सस्ती चीज़ें दस्तयाब हैं तो शहरी जो हैं अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त शहरियों का खासा रश मौजूद है।
इकरा ले कराची और कराची है ना, इसका तलफ़ुज़ जो है ना वो कराची वालों की आवाज़ में और ज़ुबान में नज़र आ जाता है। खैर लंडा बाज़ार को बड़े अच्छे अंदाज में लुंडा बाज़ार कह रही थी इकरा। खैर ऑल दो वहाँ पर जो है अभी इस वक्त अच्छा, वैसे इकरा का कसूर नहीं है। मैं मुझे जब नया रिपोर्टिंग में मैं आया ना तो यही जो लफ्ज़ है, वैसे इकरा से जो मैं भी ऐसी लंडा की बजाय लुंडा बोला तो मेरे ब्यूरो चीफ कहते हैं आप बिल्कुल वाकई पठान है। लेकिन बहरहाल बात उधर कर लेते हैं लाइट हाउस वगैरह की के हवाले से। बड़े खूबसूरत किस्म के आपको ब्रांड्स वहाँ पे मिलते हैं कराची में, क्योंकि आपको पता है कि मुख्तलिफ ममालिक से जितने भी सेकेंड हैंड मॉल आता है वहाँ पे पोर्ट पे, और फिर उसके बाद पहले तो लाइट हाउस मुख्तलिफ उनकी मार्केट्स हैं वहाँ पे ये पहुँचता है, और वहाँ से जाके फिर रावलपिंडी, लाहौर और मुख्तलिफ इलाकों तक पहुँचता है। लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है, चाहे वो कराची हो, लाहौर, इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, जहाँ आप जाएँ लंडा बाज़ारों की भाई आजकल रौनकें बहाल हो चुकी हैं। लेकिन हरमीत आपने जो पूरा पाथवे बता दिया ना, ये बिल्कुल वही क्लियर पाथवे जिस तक पहुँच कर ये लंडा बाज़ार बनता है और ये तमाम तर चीज़ें हम तक पहुँचती हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि तीनों शहरों से जब हम घूमते फिरते हैं और आपको दिखाते हैं तो जैसे एक शहर की लाइन चेंज हो जाती है, लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है और बोलने का तरीका भी चेंज हो जाता है। तो हमारे तीनों कॉरेस्पॉन्डेंट का बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे अंदाज में, ज़बरदस्त अंदाज में आपने हमें अपडेट किया। अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको पता है कि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपसे शेयर करनी जो कि आजकल का हॉट टॉपिक है। लेकिन हम सियासत के बारे में ज़रूर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने हमारे साथ रहना है, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली हम जब पहले घंटे की बात करते हैं तो पहले घंटा तो गुजरने का पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ से डेली डोज करते हैं और उसके बाद पॉलिटिकल सेगमेंट और घंटा ख़त्म। लेकिन आपको पता है ये सिर्फ सुबह उठने वालों को पता है कि सुबह कैसी होती है, खूबसूरत होती है, उसमें क्या क्या काम होते हैं, ये मॉर्निंग शोज़ में आपको किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। उसके लिए यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो कि सर्दियों में बहुत मुश्किल काम है हरमीत। लेकिन आपको एक वेकअप कॉल देने के लिए ये सेगमेंट जिसे हम डेली डोज कहते हैं, उसमें कुछ ऐसी खबरें भी हम शामिल करते हैं जो आपको ये बताती है कि अगर आपने कोई रिकॉर्ड बनाना है या कोई आर्ट आपको आता है तो आप भी दुनिया में कोई ना कोई ऐसा मुनफरिद काम कर सकते हैं जिससे या तो आप वायरल हो जाएं या फिर आप कोई रिकॉर्ड बना ले। तो पहली खबर आपको देते हैं डेली डोज की। लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। पहली खबर हमने अपनी हुकूमत की देनी है जिन्होंने कोई ऐसा ही रिकॉर्ड बना दिया है कि बच्चों की पसंदीदा वो चीज़ जिसको लेने के लिए हम भी बचपन में बार बार दुकानों पर जाया करते थे, टॉफ़ीज़। वो टॉफ़ीज़ जिस पे आज भी बच्चों को कन्विंस किया जा सकता है कुछ भी कराना हो बच्चों से, आप उन्हें को टॉफ़ी दूंगा। मेरे ख्याल से मीत तो ये बहुत ज़्यादा करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है टॉफ़ी दूंगा, ये कर दो, टॉफ़ी दूंगा, वो कर दो। खैर अब ये टॉफ़ीज़ भी देना ना आपको देने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत ने बच्चों की टॉफ़ीज़ पर टैक्स बढ़ा दिया है। वो टॉफ़ीज़ हों, आपकी कैंडीज़ हों, आपको पता है बच्चे कितने शौक से खाते हैं, ऑल्दो कि उनके माँ बाप बहुत मना करते हैं कि कैविटीज़ हो जाएंगी, दांत ख़राब हो जाएंगे। लेकिन बचपन में बच्चों की ये सबसे ऐसी फेवरेट और बेस्टेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि कैंडीज़ के अलावा बच्चों को और कुछ समझ ही नहीं आता। ये डिमांड होती है बचपन में, जब भी हम बच्चे थे तो हमारी सोच होती थी कि हाय रब्बा जब पैसे आएंगे और ढेर सारे पैसे आएंगे और वालिद साहब के पॉकेट जो कहीं ना कहीं पर्स हमारे हाथ चढ़ जाता तो देखते थे कि इनके पास इतने पैसे, ये चॉकलेट क्यों नहीं खरीदते। तो ये छोटी सी उम्र में छोटी छोटी ख्वाहिशें, लेकिन उन छोटी छोटी ख्वाहिशों को अब देखें तो हुकूमत ने बड़ी ख्वाहिशें बना ली है। पहले तो ये इनका टैक्स चलता है ख़वातीन पर कि भाई जो मेकअप की चीज़ें चाहिए तो इनको घर में भाई जाते हैं तो कहते हैं कि बेगम खूबसूरत बन के आना, लेकिन चीज़ें तो उन्होंने महंगी कर ली हैं सारी चीज़ें। उसी तरह चॉकलेट्स है तो उसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, बच्चे जो हैं उनको भी नहीं बख्शा। तो भाई आपकी बात ये कि छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए, खुशियों के लिए जो हम मिल्क बांटते थे और अब वो कहीं ना कहीं टैक्स उसकी तरफ भी उस रुख उसका मोड़ लिया है, तो मेरे ख्याल में अब बड़े मुश्किल होंगी। रीजन देखे ना, मैं आपको रीजन देती हूँ, बल्कि बच्चों को क्या यही रीजन, होगा कि बच्चों को बच्चे हैं खराब ना हो जाए, दान खराब ना हो जाए। नहीं, बच्चों को हम क्या रीजन दें, बच्चों को कोई रीजन समझ नहीं आता। बट जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट ने रीजन दिया है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो तमाम तर टॉफियाँ बाहर से आती हैं, मतलब अमेरिका से, यूरोप से, टर्की से, सऊदी अरब से, अब वो जो है आलमी हम मार्केट की बात करें तो वहाँ पर प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमने भी इसके टैक्स में इजाफा कर दिया है। अब ये जो है वो एक्सक्यूज़ और रीज़न है जो कि दिया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से किसी हद तक वैलिड भी हो सकता है अगर हम टेक्निकलिटीज़ को कीप इन माइंड रखें। असल में सोहा अगर देखा जाए ना, एक तो बाहर की चॉकलेट्स और फिर हमारी चॉकलेट्स, यकीन माने एक तो हमने मयार इतना ज़्यादा गिरा दिया हमारे मार्केट में जो चीज़ें मिलती हैं, एक मयार गिरा दिया है, फिर हम उसके वेट की अगर बात की, सारी चीज़ें हमने गिरा दी और प्राइस उसकी डबल से ट्रिपल हो गई है। लेकिन हमने मयार पर जो आपको पता है बाहर दुनिया में कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। अभी बांग्लादेश से कोई चॉकलेट्स वगैरह बिस्किट्स मेरे लिए लेके आया था एक दोस्त,
तो मैंने वो छकी और उसकी कीमत मैंने देखी, मैं खुद हैरान हो गया कि ये क्या है। ये यानी न मयार पे कंप्रोमाइज़, न कीमत पे कंप्रोमाइज़, और हमसे बेटर क्वालिटी। 2 रुपए की अच्छी खासी पॉकेट थी, एक पैकेट्स था बिस्किट्स का, इसी तरह चॉकलेट्स। तो हमने अगर यही चीज़ खरीदनी है तो 40 रुपए का तो आपको बिस्किट का एक छोटा सा पैकेट मिलता है, और उसका मयार अगर आप देखें तो खाने लायक ही ना रहे। तो हरमीत आप ये भी तो देखें ना कि बस हमें, अच्छा हमारी आवाम जो है ना अब वो बड़ी बाशऊर हो गई है। एक तो चले हम शो कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ये ऐसे ऐसे यहाँ पे हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया ने इतना अवेयर कर दिया है आम आवाम को, उनको पता होता है कि क्या कहाँ पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और जो बाहर से आने वाली चीज़ है उसकी क्रेडिबिलिटी पर हम रिलाई कर सकते हैं। वो इसलिए बिकॉज उनके इंग्रेडिएंट्स, उनकी क्वालिटी, उनकी मेकिंग, उनकी प्रोडक्शन, हर चीज़ का हमें पता होता है कि कैसे हो रही है। यहाँ पर जब हम हर गली कूचे पर एक कारखाने को पकड़ेंगे जो कि हमारी ही बॉटल्स जो कि हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उनका डुप्लीकेट बनाया जा रहा होता है, किस तरह से बनाया जा रहा होता है, तो फिर जाहिर बात है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो होगी। खैर, लेकिन चलें अभी फ़िलहाल ये हम बात कर रहे हैं इन तमाम टॉफ़ीज़ के बारे में जो कि बाहर से आती हैं। अब उन पर टैक्स बढ़ा दिया है, तो बच्चों को अगर आपने कहना ना कि टॉफ़ी दूंगा ये काम कर दो, तो सोच के दे, बिकॉज आपको टैक्स अब ज़्यादा अदा करना पड़ेगा। तो ज़रा सोच समझ के लालच दीजिएगा बच्चों को। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर हमने आपको बेसिकली कैसे फेस्टिवल में लेके जाना है, जिसको मैं तो बचपन से ये सुनती आ रही हूँ कि वो चीन में ही हुआ है। लेकिन देखिए जी, जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, उस तरह से फेस्टिविटी भी जो है वो बदल रही है। पेरिस में जारी ये ड्रैगन फेस्टिवल जो कि हमेशा चीन में हुआ करता था, पहली दफ़ा चीन की सरहद को लांग कर ये जो है अब ये पेरिस पहुंच गया है। एंड पेरिस भी आपको पता है हरमीत इज़ अ हब ऑफ फैशन। तो जब हम फैशन इंडस्ट्री की बात करते हैं, व्हेन इट कम्स टू ऑल द ब्रांड्स हैशटैग, और हम बहुत सारे फैशन वीक्स की बात करते हैं, कैटवॉक्स की अगर बात हम करते ड्रैगन हैं। फेस्टिवल की बात करें, मैं तो गया हूँ 2-3 दफ़ा, और बड़े खूबसूरत, बड़े ज़बरदस्त किस्म के मुख्तलिफ ड्रैगन जो हैं, और जिस तरीके से सजाया गया, तो खासकर जो चाइनीज़ हैं वो स्नेक, एक किस्म का सांप है जिसकी वो पूजा भी करते हैं, और कहीं ना कहीं उसको बड़ा मुबारक भी समझा जाता है। तो वो आपको नज़र आएंगे। फिर अगर हम बात करें अभी आने वाला जो महीना है, यानी फरवरी का जो महीना है, वहाँ पे इनकी एक बहुत बड़ी ईद होती है, यानी आप ये समझे कि इनका न्यू ईयर होता है, उसको कहते हैं गोंगशी पचाए। गोंगशी पचाए में आपको ये देखने को मिलेगा कि पूरी की पूरी मार्केट, मेरे ख्याल में जो मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं जैसे हम क्रिसमस देखते हैं, तो क्रिसमस से ज़्यादा हमें चाइनीज़ की मुख्तलिफ मार्केटें जो हैं वो सजी सवरी नज़र आती हैं। और फिर छुट्टियाँ, कम से कम इनकी 10 से 12 दिन ये छुट्टियाँ करते, रेस्ट करते हैं, लेकिन वो सेलिब्रेशंस पूरे मुल्क में, चाइना, ताइवान, दीगर जितने भी चाइनीज़, जितने इनकी रूट्स हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ ममालिक में, वहाँ पर ये सेलिब्रेशन होती है। लेकिन ये ड्रैगन फेस्टिवल इंतहाई खूबसूरत, कमाल का, चाइनीज़ अपने करतब दिखाते हैं। वैसे भी तो चाइनीज़ करतब दिखाते हैं दुनिया पर, वैसे वो तकरीबन विराजमान हो चुके हैं, लेकिन बहरहाल ये बड़ा कमाल का फेस्टिवल होता है। अगर आपको भी मौका मिले तो यकीनन जाइएगा, आप एंजॉय करेंगी बहुत ज़्यादा। और हरमीत देखिए, हमने बचपन में इस चीज़ को बहुत रीड भी किया है कि अगर हम इनकी फेस्टिविटी की बात करें तो ये हर फेस्टिवल को बड़े भरपूर अंदाज में मनाते हैं। और आपको पता है कि जब साल का आगाज़ होता है तो हमारे साल के मुताबिक जो कैलेंडर हमें दिया जाता है, उसके अलावा जो इनके साल होते हैं, तो हर साल में, हर महीने में इन्होंने किसी ड्रैगन को और किसी जानवर का नाम रखा होता है, और बाकायदा तौर पर साल के आगाज़ में वो एक भरपूर सेलिब्रेशन करते हैं। तो इनका तरीक़ाकार वो साल को वेलकम करने का हो, फेस्टिविटी करने का हो, किसी फेस्टिवल को मनाने का हो, एग्जीबिशन का हो, बड़ा मुनफरिद होता है। और फिर वही बात, जब हम सुपर पावर्स की बात करते हैं और उसके बाद चीन की हम बात करते हैं, तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में अब ये राज कर रहे हैं, करने जा रहे हैं और करेंगे भी, बिकॉज पूरी दुनिया में जिस तरह से इन्होंने अपनी प्रोडक्शन, उसके लेवल को बढ़ाया हुआ है, और हर जगह आपको चाइनीज़ चीज़ें जो हैं मिलती हैं, और हर चीज़ का इन्होंने ऐसा मुतबादिल बना छोड़ा है, तो वो अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सपैंड हो रही हैं। बट ऑल दो ये फेस्टिवल जो है वो पेरिस में है, और इसको बड़े लोग पसंद कर रहे हैं। जगमगाते हिरन आपको नज़र आ रहे होंगे, मुख्तलिफ ड्रैगन्स, लाइटिंग जो है वो लाइट अप किया हुआ है। और फिर अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिसंबर है भाई, साल ख़त्म हो रहा है, तो पूरी दुनिया में ऐसे एक्टिविटीज़ जो है वो आपको दिखाई दे रही होंगी न्यू ईयर से पहले पहले। तो भी आप भी कोशिश करें कि इस जाने वाले साल को अच्छे से गुड बाय कहें, और आने वाले साल को इसी फेस्टिविटी के साथ वेलकम करें, वार्म वेलकम करें। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलती हैं, और अगली खबर जो है वो बेसिकली बहुत ही पुरानी खबर है, इतनी पुरानी कि जनाब आखिरकार आपको ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो जो लोग अभी कह रहे हैं ना कि हम सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार लेंगे, हमने शादी नहीं करनी, तो आप सोच लें कि आपका हाल भी यही होना है। ये 65 बरस से सहरा में, मतलब अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो वहाँ के सहरा का भी आपको पता है कि क्या सिचुएशन होती है, क्या वहाँ पर हालात होते हैं, क्या वहाँ पर आपको ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी होती है। लेकिन हम उस सहरा की बात नहीं करें जहाँ पर जाकर आप नॉर्मली एक्टिविटीज़ करते हैं और बहुत सारी वीडियोज़ और पिक्चर्स आप मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ की देखते हैं। ये कोई और सहरा है जहाँ पर ये मुकीम सऊदी शहरी जो है
आज शादी का ख्वाहिशमंद है, इसको नहीं पता हरमीत कि फ़ोन क्या होता है, इसको नहीं पता कि फ़ोन कैसे इस्तेमाल होता है, इसको नहीं पता कि फ़ोन से कैसे बात करते हैं। मतलब आप सोचिए 65 बरस एक ज़िंदगी का अच्छा खासा हिस्सा है। अच्छा, इतनी ज़िंदगी यहाँ गुजार ली है कि उनके घर और ख़ानदान में आपको बाकी नहीं बचा। अम्मा अब्बा भी गुजर गए, बहन भाई भी गुजर गए, आखिरी भाई को 3 साल पहले अल्लाह को प्यारा हो गया। अब जनाब वो जब कल्लम काल हो गए हैं ना, तो उनको लगता है नहीं अब मुझे शादी कर लेनी लेकिन चाहिए। आप अंदाजा लगा लें, बाबा जी को क्या पता है, जब सहरा में आप इर्द गिर्द आपको इंसान ही नजर नहीं आता है तो यहाँ से क्यों शादी रहते करने हैं के लिए आप कौन यहाँ? है? क्योंकि बहरहाल ख्वाहिशें, ख्वाहिशों का अंबार है और इंसान है। फिर आप वक्त पे जब आप ना करें उन चीज़ों पर अमल दरामद तो फिर यही होता है। लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि इस सहरा में रहकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी सहूलियात हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मालूम कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ सहरा की बात नहीं है, यहाँ पे भी आप आएंगे, पाकिस्तान बहुत बड़ा है, मुख्तलिफ इलाकों में आपको लेके जाऊँगा, वहाँ पे भी हैरान कुन लोग जो हैं आपको मिलेंगे, उनको नहीं मालूम कि पाकिस्तान में फ़लाँ शहर में फ़लाँ चीज़ के क्या फ़ायदा, क्या क्या चीज़ें मार्केट में है। लेकिन बहरहाल अब 65 साल की उम्र है और शादी की ख्वाहिश बड़ी देर से जाएगी, शायद पहले भी जाएगी, लेकिन अब ये ख्वाहिश जो है मोबाइल पे आ गई या वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। सो हमारी दुआ है कि भाई साहब की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो। लेकिन कैसे हरमीत, हम तो दुआ ही कर सकते हैं ना। अब इस उम्र में ऑब्वियसली कोई इनकी उम्र की भी हसीना मिलेगी तो फिर भी मसाइल तो बहुत होंगे, बिकॉज जहाँ वो रहते हैं, हम अगर इस चीज़ को आज के हम सिनेरियोज़ में देखें तो आप सोचें कि कोई इंसान अकेला किस तरह से रह सकता है। हाँ, लोग जो रहते हैं वो 65 बरस से रह भी रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी का आखिर और तमाम यही है कि आप ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं, यू केम टू रियलाइज़ कि ये ज़िंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती। इंसान जिस माशरे में रहता है हरमीत, वहाँ पर दोस्त यार, कुलीग, माँ बाप, बहन भाई, आप चाहे वो आपको हर्ट करें, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान को, आपको पता है ह्यूमन बीइंग है, सोशल एनिमल है, उसको सोशलाइज करना होता है। कुछ नहीं तो रिश्ते नाते जो वो बनाता है वो उसमें एक जज्बात भर देते हैं ना, वो इमोशंस आते हैं, चाहे वो खुशी वाले हों, रोने वाले हों, मुसीबत वाले हों। खैर आपके रिश्तेदार मुसीबत ही डालते हैं आपको, लेकिन फिर भी कुछ प्यार करने वाले भी तो होते हैं ना आपके इर्द गिर्द, जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो भाई ये सोशल एनिमल अब जो है वो अपने बिल से बाहर निकले हैं और जनाब काफ़ी परेशान है। हाय बाबा जी बहुत मासूम है, इनको देख के मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन चलें, कोई अगर इनको हमारी खबर के थ्रू या वैसी सऊदी अरब में देख रहे हैं तो जाएं, रब्ता करें, बाबा जी शादी के ख्वाहिशमंद हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर हमने बेसिकली आपको देनी है टेक्नोलॉजी बेस्ड, जहाँ पर हम एआई की बात करते हैं, रोबोट्स की बात करते हैं, जहाँ पर हम अपने डेली डोज में कोई ना कोई खबर ऐसी ज़रूर शामिल करते हैं जो कि अनोखी होती है लेकिन टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है। रोबोट डॉग हाउंड, ये बेसिकली जनूबी कोरिया ने एक अपनी ज़बरदस्ती इन्वेंशन कर ली है जो कि तेज़ तरीन रोबोट बन चुका है। रोबोट इज़ अ काइंड ऑफ सीम्स टू बी लाइक डॉग ना, क्योंकि 4 टांगों वाला रोबोट तो आपने कम ही देखा होगा। रोबोट नॉर्मली हम इंसानी शक्ल का ही देखते हैं, उसके वजूद का देखते हैं, लेकिन जनाब ये सिर्फ एक तो जनूबी कोरिया ने बनाया, वहाँ के इंजीनियर्स ने इस पर बहुत मेहनत की, लेकिन इसके अलावा जनाब एक और काम उन्होंने कर दिया है, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज करा लिया है। वो इसलिए क्योंकि ये हाउंड जो है उसने 328 फीट की दौड़ जो है वो सिर्फ, कैन यू इमेजिन, सिर्फ 19 सेकंड में मुकम्मल की है। तो रिकॉर्ड का रिकॉर्ड बन गया, 4 टांगों वाला। अच्छा, वैसे सुहाग अगर हम देखें पहले तो जितने भी रोबोट आते थे वो इंसानी शक्ल के हुआ करते थे, थोड़ी बहुत मशाबत पाई जाती थी। अब हम देखते हैं कि कभी सांप, कभी चूहे, कभी कुत्ता, यानी कहीं ना कहीं आपको जानवरों की सूरत में भी बहुत सारे रोबोट जो हैं वो नजर आएंगे। सो बहरहाल पाजी ने वो जितवा भी दिया उसको, अपने रिपोर्ट को। सो ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में जो तेज़ी आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है, आपको पता है कि चाहे वो प्रोड्यूसर से लेकर डॉक्टर से लेकर न्यूज़ कास्टर, तमाम तर चीज़ें तो पहले से मार्केट में आ चुकी हैं। लेकिन अब ये वाला मामला कि भैया अब दौड़ में जितने भी डॉग्स वगैरह, जितने कुत्ते होंगे तो उनसे ये पहले ही दौड़ सकता है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए अगर हम बात करें जनूबी कोरिया की, चीन की, जापान की, दे आर वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लैब्स हैं, वहाँ के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं, वहाँ पर स्टूडेंट लेवल पर भी लोग इतना ज़्यादा थॉरली टेक्नोलॉजी को स्टडी करते हैं और उसके बाद एक ऐसी इन्वेंशन दुनिया को दिखाते चले जा रहे हैं। अभी जनाब फिर इसी से कौमें बनती हैं और इसी से कौमों के मुस्तकबिल यानी कौमों के नौजवान जो हैं वो बाहर निकलते हैं। तो ये एक अप्रिसिएशन भी है। और देखिए पूरी दुनिया को एक बार फिर से जनूबी कोरिया ने जो है वो हैरान कर दिया रोबोट डॉग हाउंड बना के, जो कि तेज़ तरीन रोबोट करार पाया है फ्रॉम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो वी आर डन विद दिस डोज, जिसे हम कह रहे डोज। एक ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो एक के बाद एक खदशात जो कि इंतखाबात को लेकर थे वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें कि उनके हतमी फैसले के बाद चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक अब क्लियर हो गई हैं। ये क्लैरिटी चेक जो है वो तमाम तर छोटी और बड़ी सियासी जमातों को तो मिल गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम तैयारी की बात करें तो तैयारी जो कि रुक गई थी फॉर द टाइम बिंग, अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा जाता है कि 54 दिन से पहले आपको अपना स्केड्यूल जो है इंतखाबात का वो देना होता है। लेकिन ये जो फॉर द टाइम बिंग तमाम तर ट्रेनिंग रोक दी गई थी, आज है 19 को ये ट्रेनिंग मुकम्मल हो जानी है और 160 जो है वो आरओज और 36 डीआरओज जो है उनकी ट्रेनिंग आज मुकम्मल हो जाएगी और ये प्रैक्टिस जो है उसके होने के बाद मजीद चीज़ों में तेज़ी आ जाएगी। लेकिन नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तमाम तर सियासी जमातें किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगी इंतखाबात में, नारेटिव क्या होगा, किस मंसूर को लेकर इंतखाबात में उतरेंगे, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नवान साहब मौजूद हैं। ये है सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून को आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं कराची जा रहा हूँ और मैं कराची से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें 3 हलकों से मैं कॉन्टेस्ट करूँगा। कहते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी कहते हैं कि काम हमने किए, वोट कोई और ले गया और इस तरह से। आप क्या समझते हैं, सिंध को हम एफिलिएट करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, किस तरह से होगा? PMLN जो है ये चूँकि पूरे पाकिस्तान लेवल की पार्टी है और हमेशा आपके इल्म में है कि पहले भी सिंध से PMLN की काफ़ी सीटें होती थीं, तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल बजा कहा है। लास्ट टाइम भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था कराची से और आपके इल्म में है कि उनको तकरीबन 500-600 वोटों से हरवा दिया गया था और शिकस्त दिलवा दी गई थी। अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कराची से विन करेंगे इंशाअल्लाह ताला और ओवरऑल PMLN और उनका जो इत्तेहाद है वो सिंध से एक खातिर खा जो सीटें हैं इंशाअल्लाह ताला वो लेगा और ना सिर्फ सिंध से बल्कि बलूचिस्तान से और KPK और जो हमारा जो पंजाब, ऑब्वियसली जो पंजाब है वहाँ से इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी अच्छी मेजॉरिटी के अंदर PMLN जो है वो उम्मीदवार कामयाब होंगे। सर ये बात कर रहे हैं तो साथ ये भी बता दें कि फिर सीट एडजस्टमेंट जो है वो कहाँ से कब किसके साथ होगी, थोड़ा बहुत आइडिया हमें भी दें ताकि पता लगे हम किसका अलायंस मुस्तकबिल में देखें। देखिए ये अक्रॉस द कंट्री जो सीट एडजस्टमेंट की बात भी चल रही है, दीगर जितनी भी पाकिस्तान की मुहिब वतन सियासी जमातें हैं सबके साथ बातचीत का अमल चल रहा है। बलूचिस्तान की पार्टीज़ के साथ, KPK की पार्टीज़ के साथ, JUI है, ANP है, इसके अलावा जो सिंध की पार्टियां हैं, GDA है, MQM है और दीगर जो ग्रुप्स हैं, सबके साथ एक मुश्तरका जदोजहद और मुश्तरका मकासद के हवाले से एक बातचीत जारी है। पंजाब के अंदर भी मुख्तलिफ जो धड़े हैं और ग्रुप्स हैं उनके साथ बातचीत चल रही है। तो मोहम्मद नवाज शरीफ चाहते हैं कि एक कौमी लेवल की एक जो है वो हुकूमत का एक अक्स नज़र आए पूरी कौम को, जिसका जो इत्तेहाद और इत्तफाक जो है एक ही मंशूर होगा, वो है मिसाक मईशत है और पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की राह पर गामजन करना। तो ये एक बुनियादी एजेंडा है। अगर हम देखें, अगर जो सूरत हाल है, एक तरफ तो आरोज की बात की जाए, जो आरोज हैं, क्योंकि इस वक्त जो केस दायर था हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, जिसको हमारी मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उड़ा दिया, आरोज के हवाले से अगर हम बात करें सर, तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम भी लगा रही है और बल्कि हमारे पास हकाइक जो हैं, कल पेशावर हाई कोर्ट ने भी बड़ी खुली बात की है कि जितने भी कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर, उनकी कोशिश है कि एक पार्टी के जो लोग हैं उनको 3 MPO के तहत उठा रहे हैं और सबसे ज्यादा केसेस वहां पे बन रहे हैं। और अगर पंजाब की बात करें, आपकी ही डिप्टी कमिश्नर है राबिया साहिबा, तकरीबन वो तो रिकॉर्ड बना चुकी हैं, 2000 के करीब जो लोग हैं उन पर वो 3 MPO के तहत उनको गिरफ्तार कर चुकी है और वो भी आरोज का हिस्सा है। तो आपको नहीं लगता कि जो जरदारी साहब फरमाया करते थे कि 2013 में जिस तरीके से आरोज ने आप लोगों को जितवाया, यही इलेक्शन भी वो आपको जितवाएंगे? नहीं, देखें इसमें बड़ी क्लियर बात है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट खुद लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से फैसले कर रही है। उसके अंदर PMLN की पहली बात है कि कोई ना मुदाखलत है, ना PMLN की तरफ से कोई इस तरह की बात है। इंटरिम गवर्नमेंट देख रही है कि जो लोग मफरूर हैं, जो लोग इश्तिहारी हैं, जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात के अंदर जिन्होंने जना हाउस पे हमला किया, जिन्होंने GHQ पे हमला किया, जिन्होंने हमारे शहदा की यादगारों पे हमले किए और हमारे शहदा के जो स्टैचूज थे जिन्होंने उनको गलियों के अंदर घसीटा, मैं समझता हूँ कि वो एक नाकाबिले माफ़ी हैं और टॉलरेबल नहीं है उनके साथ बिल्कुल। तो जो जिनके ऊपर केसेस मौजूद हैं, अगर उनके ऊपर इंतज़ामिया कार्रवाई कर रही है तो ना आपको इतराज़ होना चाहिए और पूरी कौम इस बात को देख रही है कि जो वायलेंस की तरफ इस मुल्क को ले जाया गया था, तो अल्टीमेटली उस वायलेंस को रोकना। और तो मियां साहब, आपको नहीं लगता कि जिन्होंने 9 मई किया, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट पर जिन्होंने हमला किया था, ये जहाज
अगवा केस जो था, उनको भी कहीं ना कहीं उनको भी सामना कर लेना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो आप कोई 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं, उस वक्त जो वाकया हुआ था तो उसके नतीजे के अंदर भी सजाएं हो गई थी, और आपके इल्म में अच्छी तरह कि कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। लेकिन बात यह है कि आज आप मौजूदा तनाजुर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो पकड़ धकड़ का जो सिलसिला है, मेरा ख्याल है कि मुझे तो कोई इतना नजर नहीं आ रहा, पंजाब के अंदर तो कोई खास नहीं है, लेकिन अगर कोई इक्का दुक्का है तो ये उस्मान डार साहब की वालदा जो है उसको आपकी पुलिस वालों ने जो है पकड़ा और वो इल्जाम सीधा ख्वाजा आसिफ पे लगा रहे हैं। सर, बुजुर्ग खातून है जिसको गिरबान उसका पूरा फाड़ दिया है। ये मेरे ज़ाती इल्म में नहीं है कि ये वाकया कब हुआ है। अच्छा मेरे साहब, आप ठीक कह रहे हैं। चले हम इस टॉपिक को जरा वाइंड अप इसलिए करते हैं फॉर द टाइमिंग, बिकॉज हमें लगता है कि हम उठाने चलाने पे बात करेंगे तो फिर हमारे उठाने पे बात आ जाएगी, हमारे उठाने पे बात आ जाएगी। खैर चले हम किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो चीज़ अवाम की है, चले उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जो गिला करती हैं तमाम सियासी जमाती और उनके वर्कर्स, उनके सपोर्टर्स, वो कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये लेवल और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपने कहा कि हमें पता है कि तमाम तर चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। पीटीआई का एक जलसा हुआ कल के रोज, वर्चुअल, नेट डाउन था सर, मेरा नहीं चला, हरमीत का नहीं चला, होपफुली कि आपका भी नहीं चल रहा होगा। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला पीटीआई कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, इसे किस तरह से इंटरिम गवर्नमेंट या आपकी गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि उनका तो काम है ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन और इंतखाबात कराना? देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, इस वक्त कौम के पास मोहम्मद नवाज शरीफ के अलावा ऑप्शन कोई नहीं। और ये जो गिले और रोना पीटना और ये वावेला करना औरतों की तरह, माजरत के साथ, कि ये बेसिकली ये इस बुनियाद पर है कि आप देखें कि मोहम्मद नवाज शरीफ को इससे कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। अब पहली दफ़ा उनको शायद महसूस हो रहा है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस क्यों आ गए हैं। मैं अभी कल एक जो शो में बैठा हुआ था, वहाँ लोगों को एतराज़ ये था कि मियाँ साहब को लंदन में रहना चाहिए था, वो वापस इस मुल्क में क्यों वापस आए हैं। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2018 में वो अपनी बेटी के साथ भी इसी तरह लंदन से वापस आए थे, और उन्होंने अपनी एक बीमार बीवी को छोड़कर लंदन में, और जो कि बिस्तर मर्ग पर थी, उन्होंने यहाँ पर आकर गिरफ्तारी दी थी और पूरे मीडिया के सामने और अलल ऐलान इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया था। तो अगर आज वो फ्री अंदाज के अंदर वापस आए हैं तो मेरा ख्याल है कि सारा जो वावेला है इसी बुनियाद पर हो रहा है कि ये मोहम्मद नवाज शरीफ की जो करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है उससे ये घबरा गए हैं, और इनको नजर आ रहा है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब मैदान में अब आ चुके हैं और जब मैदान में निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो अवाम का जिस तरह फिर रिस्पांस होता है, लोग जिस तरह मोहम्मद नवाज शरीफ की बातों से तासुर लेते हैं, उसके नतीजे में जो PMLN को मेजॉरिटी मिलनी है, ये सारी ये जो वावेला लेवल प्लेइंग फील्ड को और पीपल्स पार्टी को तो करना ही नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी की मर्जी से सारे सिंध के अंदर, पूरा सिंध उन्होंने एक अरसा दराज से संभाला हुआ था, और सिंध की उन्होंने बिल्कुल डेवलपमेंट का भी बेड़ा गर्क किया, कराची को उन्होंने कचरे का शहर बना दिया है। तो पीपल्स पार्टी को तो इसके ऊपर इतना वावेला करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल कोई उनके ऊपर किसी किस्म की कदगन कोई नहीं है। सर, अगर तो आप से सवाल जो मेरा है वो ये है कि 16 महीने में जो आप लोगों ने तजुर्बा किया, तजुर्बाकार हैं सारे सर, समझदार लोग हैं, गवर्नमेंट किए 4 मरतबा 2 मरतबा। सर, अभी अगर बात की जाए माशी बहरान है जो आप फरमा रहे हैं कि उनके नवाज शरीफ साहब की करिज्मेटिक शख्सियत, इसमें कोई शक नहीं कि वो 4 दफ़ा वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा वो बने और अभी 4 दफ़ा जो है दोबारा तैयारियां मुकम्मल हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या प्लान है, कैसे इस मुल्क को माशी बहरान से निकालेंगे? माजी में छोड़ देते हैं, माजी में मत जाएं कि पुराने जमाने में हमारे बाबा दादा बहुत किस्से हमें सुनाया करते थे। अब क्या प्लान है? अब नहीं, माजी को पहली बात है कि माजरत के साथ कि माजी को भी देखना जरूरी होता है। जो कौमें माजी को भूल सर, अयूब खान का दौर याद करेंगे, भुट्टो का दौर कर सकती, देखिए मुस्तकबिल का तयन नहीं कर सकती। बिल्कुल भुट्टो साहब ने अपने ज़माने में जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो सर आंखों पर हैं, लेकिन बात यह है कि मोहम्मद नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का प्लान मौजूद है, और ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं है। मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने हर दौर के अंदर पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की राह पर गामजन करके और इस मुल्क को प्रोग्रेस ओरिएंटेड बनाकर दिखा दिया है पूरी दुनिया को। जबकि आपको याद है कि 2017 के अंदर आप तकरीबन 6% की आपकी एनुअल डेवलपमेंट चल रही थी, और जिसमें IMF ने कह दिया था कि अब नेक्स्ट टाइम IMF की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी और IMF का नया प्रोग्राम नहीं लेना पड़ेगा, और 2020 और 22 में पाकिस्तान 7% की हद अबूर करेगा। तो ये इंटरनेशनल इदारे तब कह रहे थे, और अरबों डॉलर के मंसूबे पाकिस्तान में आ रहे थे, CPEC के मंसूबे चल रहे थे। तो जो ये 16 महीने की आपने बात की है, ये 16 महीने तो आपने इमरान नियाजी का जो मेस क्रिएट किया हुआ था उसको आपने समेटने में गुजारे हैं, और पाकिस्तान को डिफॉल्ट
12% महंगाई थी। मैं आपके देखिए, मैं एक मिनट, मेरी गुजारिश सुनिए सर, मैं ये चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब के पास अगर फार्मूला था तो भाई को क्यों नहीं दिया? पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, सर बचा लिया जी बिल्कुल। देखें, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान आज डिफॉल्ट कर जाता तो 24 करोड़ आवाम ने 2000 रुपए लीटर भी पेट्रोल नहीं मिलना था, और लोगों ने अपने डोंगों के अंदर और लोगों ने अपने पतीलों के अंदर पेट्रोल लेना था। अच्छा सर, मेरा मासूमाना सा सवाल है, मेरा सवाल सुन ले, बड़ी अच्छी डिस्कशन है। आप यू आर रिप्रेजेंटिंग योर लीग सो वेल, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगी इस हवाले से, लेकिन चले मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। इस सारे सिनेरियो में आपने जो बात की, कॉन्वर्सेशन जो हमारी यूएस के मुताबिक हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यस फेवर दी जा रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। आपने कहा बाकी दीगर तमाम सियासी पार्टीज जेलस हो रही है इस चीज से, क्योंकि वाकई आते साथ क्लीन चिट मिल जाना, एक के बाद एक केसेस जो इतने सालों से हल ही नहीं हुए, उनके आने की वजह से सब कुछ क्लीन हो गया। तार सब कहते हैं कि लाहौर से नहीं रायवेंड से वजीर आजम होगा, तो मतलब ये बात सच है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उनको ही मिल रही है, बाकी किसी को नहीं मिल रही? ये बिल्कुल मैं समझता हूँ गलत परसेप्शन है, और ये सिर्फ इस बुनियाद पर है। देखें, जहां पर आप केसेस की बात कर रहे हैं तो केसेस के बारे में तो जुडिशरी से खुद बात आ गई है कि इन केसेस की जो हैसियत ये है कि उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। इससे ज्यादा इन केसेस की कोई अहमियत नहीं है, और उसी बुनियाद के ऊपर अभी आप जब देखें, जब मियां साहब रिव्यू में गए हैं तो उनको कोर्ट से ही रिलीफ मिल रहा है, उन्हीं कोर्ट से जहां से उनको ये बात की गई थी। लेकिन अब जब दोबारा, और पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि जिस अंदाज के अंदर एक मुंतखब वजीर आजम को ह्यूमिलिएट किया गया, और जिस तरह उनको अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म के अंदर उनको फौरी तौर पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और फॉरएवर कर दिया गया, तो दुनिया के जो निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक सवाल उठ गया था कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम इंसाफ है ये किस तरह चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर वहां से रिट्रीट हो रहा है और खुद जुडिशरी से ये बात आ रही है तो इसमें क्या हर्ज है और क्या मुजायका है। दूसरी बात ये है कि जो एक जिस शख्स की इन्होंने परवरिश की और जिस शख्स को इन्होंने पाकिस्तान के अंदर इमरान नियाजी प्रोजेक्ट की सूरत में लॉन्च किया, और जिन लोगों ने लॉन्च किया उन्होंने रिजल्ट देख लिया है कि पाकिस्तान आज मुआशी दलदल के अंदर धंसा हुआ है। तो अल्टीमेटली इस दलदल से निकालने के लिए आपको एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट रिक्वायर है, जो कि मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत इंशाअल्लाह ताला आएगी। मेरे पास एक स्टेटमेंट है आपको देने के लिए। आईपीपी जो है ना, उन्होंने बड़ा दावा करती है। आपको पता है रिसेंटली आपकी पार्टी की मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ यहाँ से मिले, ओन चौधरी वहाँ से थे, आईपीपी से आपकी अच्छी मुलाकात हुई, सीट एडजस्टमेंट की अच्छी खासी बातें चल रही हैं जनाब। वो कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे अगर आवाम हमें मुंतखब करती है। फिर आपकी कोलैबोरेशन प्लान भी है उनके साथ। आप किस तरह से समझते हैं इस चीज़ को कि दीगर सियासी पार्टीज जो नैरेटिव और मंशूर बिल्ड करके चल रही हैं, तो आपका क्या हो सकता है? देखिए, बात यह है कि किसी पार्टी के पास माजी की कारकर्दगी बहुत ना होने के बराबर है। आईपीपी तो बेचारी बिल्कुल अभी एक जुमा 8 दिन हुए हैं ये तश्कील इसकी हुई है, वो जो मर्जी दावा करे लोग उसको सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन जब मोहम्मद नवाज शरीफ को दावा करेंगे, और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कभी इमेच्योर दावा नहीं करते और ना इमेच्योर वादा करते हैं, और उन्होंने अभी तक जितनी गुफ्तगू की है वापस आने के बाद, उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला हम आवाम को सहूलियात के हवाले से बुनियादी हमारा फोकस होगा। लोगों की जेबों में पैसा आना चाहिए, लोगों की आमदन बढ़नी चाहिए, लोगों के अखराजात और खर्चे कम होने चाहिए, और आवाम खुशहाल जिंदगी गुजारे, ये हमारा बुनियादी फोकस होगा। तो मोहम्मद नवाज शरीफ के पास बैकग्राउंड है। सिंपल सा सवाल है, आम पाकिस्तानी का सवाल है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये आम पाकिस्तानी सब 3 दफा 4 दफा 5वीं दफा आपकी हुकूमत रही है सर, क्या ऐसे फार्मूले कि 5 दफा आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आगे आके क्या कर लेंगे सर? नहीं, आप देखिए 2017 के अंदर आप देखिए पाकिस्तान की 76 साल की तारीख एक तरफ रख दें और आप मोहम्मद नवाज शरीफ के इक़्तिदार के चंद साल एक तरफ रख दें, तो मोहम्मद नवाज शरीफ के जो डेवलपमेंट के कामों का पलड़ा भारी हो जाएगा। ये मबनी पर हकीकत बात है। वो दौर भी याद है, कर्ज उतारो मुल्क सवारो, फिर कर्ज कैसे उतरा वो भी सबको पता है सर। देखिए, बात यह है कि 2017 के अगर आप फिगर ले लें और आज के ले लें, तो 2017 के अंदर पाकिस्तान जिस प्रोग्रेस की तरफ चल रहा था और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रही थी, जो हेल्थ में, एजुकेशन में, जो सोशल सेक्टर के अंदर, और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जेवीज के लिए आ रही थी, और तकरीबन $80 बिलियन के प्रोजेक्ट जो सिर्फ जेवी की सूरत में अदर दैन सी पैक आ रहे थे, तो ये किसका दौर था? ये मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर था, जब 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी लाहौर शहर के अंदर और पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। तो जो 4 साल के अंदर बिजली के मंसूबे लगाकर लोड शेडिंग को जीरो किया, वो किस शख्सियत ने किया? मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया और मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किया। बिजली की बात हो रही है, लेस्को की बात हो रही है, बीइंग अ चेयरमैन आप क्या समझते हैं कि मेरा सवाल तो वही रह गया ना कि इस दावे का, ये दावा कहाँ स्टैंड करता है? क्या इज इट पॉसिबल कि आप 300 यूनिट फ्री दे दें आवाम को कन्विंस करने के लिए? आप देखिए, पहली बात है कि ये दावा किया है आईपीपी ने, तो आप उनसे पूछें कि उन्होंने किस बुनियाद पर ये कैलकुलेशन की है। हमारा डिपार्टमेंट मुतहम्मिल हो सकता है सर इस नहीं, देखें, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये
कैलकुलेशन की बात है, ये असल में प्लान करने की बात है। ये PMLN जो है वो कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं कभी नहीं बताएगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला ऐसे इकदामात होंगे कि बिजली भी सस्ती होगी, पेट्रोल भी सस्ता होगा और हमारे अशियाए ज़रूरिया भी इंशाल्लाह सस्ती होंगी। सर हम यही चाहते हैं, हमारी ज़रूरत है ये, और दावे और वादे वही करें जो आप पूरे कर सकें। बड़ा माजी में हमने देखा कि आपने वादे दावे किए लेकिन आवाम को कुछ नहीं मिला। हमने दावे पूरे किए हमेशा। तमाम तर सियासी जमातों की और पार्टीज की बात कर रही हूँ। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हमने एक ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और दूसरे घंटे में आज इस प्रोडक्टिविटी पे हम बात करेंगे। नॉर्मली हम देखते हैं, मैं बहुत सख्त बात नहीं करना चाहती, लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि आजकल के जिस माशरे में हम रह रहे हैं, अगर कोई इंग्लिश बोल रहा होता है तो हम कहते हैं कि हरमीत ये पढ़ा लिखा है। अगर उर्दू बोल रहा होगा तो हम कहेंगे सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन अगर वो पंजाबी पे आ जाएगा तो हम कहेंगे नहीं इसको पता नहीं है, ये किसी गाँव देहात से लगता है। बट ऑल दो ये बहुत ज़्यादा एक हार्श रियलिटी है, ऑल दो के बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन इसके बारे में बात मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि पंजाबी भाई मेरी मादरी ज़ुबान है, मेरे माँ बोलती है, मेरा बाप बोलता है और मुझे से बोलने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता हमारे पेरेंट्स ने और हमारे माशरे ने क्या किया है कि हमने बहुत सारी दीगर लैंग्वेजेस को इतनी ज़्यादा जगह दे दी है कि अपनी वैल्यूज़ और नॉर्म्स में आहिस्ता आहिस्ता पंजाबी ज़ुबान की बका के लिए अब हमें जंग करना पड़ रही है। तो हम तो चले, हमारे अंदर तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। जैसे हमारी जनरेशन के बारे में कहा जाता है कि हम वो आखिरी जनरेशन होंगी जिसको चीज़ें बचा कर रखनी पड़ेंगी। पंजाबी ज़ुबान की आज हम बात करेंगे। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो 22 दिसंबर 20 से 22 को होगी पिलाक में, और इसको इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस कहा जाएगा, जो कि पंजाबी ज़ुबान की बका के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत देर से कर रहे हैं, उनकी क्या क्या काविशें हैं हरमीत, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। और पंजाबी जुबान जिसको आज भी पूरे संसार में नौवां मकाम हासिल है। पंजाबी जुबान की बात की जाए तो पंजाबी जुबान की वजह से ही हमने देखा है कि चाहे बाबा फरीद जी का कलाम हो, बुल्ले शाह जी का कलाम हो, बाबा गुरु नानक जी का कलाम हो, इवन बाबा फरीद जी का जो कलाम है वो गुरु ग्रंथ साहब जो हमारी होली बुक है उसमें दर्ज है, इसको सेव किया गया है। और कहीं ना कहीं मुझे लाहौर की शाराओं पर, रावलपिंडी में कहीं ना कहीं हमें थोड़े बहुत लोग तो पंजाबी बोलते हुए नजर आएंगे। हाँ, ये चीज हमने देखी कि देहातों में हम जाते हैं, बहुत सारे इलाकों में मैं गया हूं, गोजरा, टोपटेक सिंह, आगे जाके रहीम यार खानी, सारे इलाके जहां पे आप देखेंगे वहां पे आपको कहीं ना कहीं पंजाबी बोलते हुए लोग नजर आएंगे और फख्र महसूस करते हैं। एक चीज जो मैं अभी देख रहा हूं सोहा के कहीं ना कहीं बीच में एक गैप आया, और वो गैप ये था कि लोग इंग्लिश उर्दू ज्यादा उस तरफ जा रहे थे। लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है, दोबारा मैं उनमें एक चीज देख रहा हूं कि वो कहते नहीं ये हमारी जुबान है, हमारी पंजाबी है, पंजाबियत की बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये चीज मैं कुछ अच्छी देख रहा हूं जो पाकिस्तान की बिल्ड पे है। लेकिन अगर भारत की बिल्ड पे आप जाएं पंजाब में, तो कहीं ना कहीं इसलिए महफूज है कि वो गुरु ग्रंथ का हिस्सा है जिसकी वजह से पंजाबी सेफ है। बस हरमीत, ये पंजाबी कॉन्फ्रेंस जो है, इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस, ये पंजाबी ज़ुबान की बका के लिए, उसके फ़रोग के लिए, पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए, आने वाली जनरेशन में इस चीज़ का शऊर उजागर करने के लिए एक बहुत अच्छा इक़दाम है जिसको हम सराहते हैं। और जो रूह रवा हैं जो इसको ड्राइव कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, वो हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद है। उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। डॉक्टर सुरिंदर सिंह गिल हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टिविस्ट हैं, एम्बेसडर ऑफ पीस USA। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, की हाल है? सब तो पहला जी मैं आपके TV चैनल का बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए मैनू रूबरू होने का मौका मिले। जी जी। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क होवे जिथे पंजाबी ना वसदा होवे। जिथे भी पंजाबी गया उन्हें पंजाबी दियां धुम्मां पाईयां, चाहे बिजनेस होए, चाहे लैंग्वेज होए, चाहे कोई होर फील्ड होवे। और अज दे तरीक विच पंजाबी जिहड़ी है वो 9वें स्थान ते है पूरे वर्ल्ड दे विच। लेकिन कहंदे माँ दी लोरी माँ बोली विच शहद नालों भी मिठी है, साडी बोली सारियां नालों विलखणी डिठी है। सो चढ़दे लैंदे पंजाब दे विच ये बोली जिहड़ी है जिथे माँ बोली दे वजों विचर रही है, उत्थे मैं ये कहांगा कि इहदे पसार लई इहो जिहियां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसां दा होना बड़ा जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपसे बड़ी डिटेल में बात करनी है। आपकी जितनी भी कोशिशें हैं ना वो हम उस पर बड़ी रोशनी डालेंगे और तमाम देखने वालों को उसके हवाले से ज़रूर बताएंगे। एक और गेस्ट जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, आमिर यूसुफ कहते हैं इन्हें, और ये सेक्रेटरी है पंजाबी प्रचार सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के। तो इनको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ।
सर आपकी तशरीफ़ लाने का बेहद शुक्रिया। सर मैं जाना चाहूँगी डॉक्टर सुरेंद्र की तरफ, लेकिन उससे पहले इस कॉन्फ्रेंस का ज़रा आप ज़रूर हवाला दीजिएगा। आपने कहा कि इससे पहले भी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब इस दफ़ा इसका टाइटल चेंज करके एक नए तरीके से किस मकसद के तहत हम इस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं? जी अगर मैं पंजाबी बोलना तो ज़्यादा आसान होएगी मेरे वास्ते। बहुत शुक्रिया जी पहले तो पब्लिक न्यूज़ का कि तुसी इतने वड्डे जेडे इवेंट वास्ते सानू टाइम दिता और साड़ी बोली बचाने वास्ते तुसी साडे बांह बेली बने हो। तो बाकी गल है मैं जो थानू इस कॉन्फ्रेंस का वन लाइनर दसा तो ये पंजाबी दे बचाव वास्ते तो पंजाबी दे वधा वास्ते ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्योंकि सानू ये लगता है कि साड़ी जी जुबान हैगी ये आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जुबानों तो ज़्यादा पिछे चली जाती है। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ कि साढ़ा जिहड़ा रिच कल्चर हैगा आ, जिहड़ा कि बुल्ले शाह राही साढ़े पैगाम हैगा आ अमन दा, जिहड़ा कि वारिस शाह दी तरफों पैगाम हैगा अमन दा, जिहड़ा कि साढ़े गुरुआं दा पैगाम हैगा आ, जिहड़ा बाबा फरीद दा पैगाम हैगा आ, वो सारा जिहड़ा हैगा आ असीं उस कल्चर नूं ना सिर्फ असीं बन के रखीए बल्कि असीं उहनूं ज़्यादा ताकतवर बनाइए ताकि साडी जिहड़ी अज दी ज़रूरत हैगी आ अमन और मैं आमिर साहब ने जिहड़ी गल कीती है मैं तुहाडे कोल पुछना चाहांगा जिस तरह असीं वेख रहे हैं ज़्यादातर जिहड़े साडी नई जनरेशन हैगा चाहे वो पंजाब होवे लैंदा चढ़दा दोवे पंजाब दी असीं गल करिए तो सानू जिहड़े नए मुंडे जिहड़े कुड़ियां मुंडे सानू नज़र आते हैं चाहे वो इंग्लिश विच वो गल करन नूं ज़्यादा प्रीफर देंदे ने या फिर असीं वेखदे हैं कि उर्दू या हिंदी विच गल करन नूं की कमी तुसी वेखदे हो माँ पे जिहड़े ने उत्थे कोई कमी है परवरिश कोई कमी है कि अपनी माँ बोली जिहड़ी जिस ते सानू माण होना चाहिदा सी वो असी जाके वो बोल रहे हैं आगे जाके असी होर जिहड़ी ज़बानां ने जो बाहर तो इस खित्ते विच दाखिल होई ने उन्हां नूं असी ज़्यादा प्रीफर देने आ। हरमीत जी बहुत अच्छी गल तुसी कीती क्योंकि बोली कोई भी है वो जिहड़ी है घर तो शुरू हुंदी है मापिਆਂ तो शुरू हुंदी है और खास करके मैं अमेरिका की गल करांगा कि उत्थे जिहड़ियां सुआणियां है घरां दे विच बच्चियां नाल अंग्रेजी विच गल करदियां है जद कि माँ बोली नूं विसारिया जा रहा है। मैं तुहाडे माध्यम ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ और ये महसूस कर रहे कि गोरे जड़े है वो पंजाबी सीखण लई अगे आ रहे हैं और साड़ी जिहड़ी अपनी पंजाबी जिहड़ी लोकी हैगे है वो अपने बच्चों नूं इंग्लिश वाल तो खेल रहे हैं और ये जिहड़ी कॉन्फ्रेंस इत्थे हो रही है 20 तो 22 एक ऐसा पैगाम देवेगी और विकास करेगी और दुनिया के हर कोने दे विच एक मशवरा पहुँचाएगी कि पंजाबी दे बगैर कोई गुजारा नहीं। पंजाबी जिहड़ी है साडी माँ बोली पंजाबी साडी। आमिर साहब जी जी आमिर साहब जी तुहाडे कोल गल पुछना चाहांगा कि असी जदों भी वेखदे हां तारीख साड़ी जिहड़ी तारीख हैगा असी वेख्या कि सरकारी जुबानां जिन्नियां भी चाहे वो फारसी क्योंकि बाहर तो जिहड़े लोग आए ने वो पारसी सन फिर फारसी बोलण नूं ज़्यादा उन्होंने प्रीफर दिता। इस तरह असी वेख्या कि महाराजा रणजीत सिंह पंजाबी सन उसके बावजूद उन्होंने सरकारी जुबान जिहड़ी सी उन्होंने खत किताबत ज़्यादा फारसी च लिखिया फिर इसी तरह पश्तो दीगर जिहड़े टर्की ये सारी ज़बानां इस खित्ते विच लेकिन असी क्यों सरकारी सतह ते इसनों तरजीह ना दी ते कहीं ना कहीं सरकारी इसनों हिस्सा सी बनाने वास्ते कोई कोशिश नहीं की। तुहाडी जिहड़ी कॉन्फ्रेंस हैगा इस वेले पंजाब दा जिहड़ा सिलेबस हैगा इस पंजाब दी गल मैं कर रहा इस वास्ते तुसी कोई कोशिश कर रहे हो कि जिहड़ी सरकारी स्कूल ने जिहड़े आने वाले प्राइवेट स्कूल ने उत्थे पंजाबी जुबान जिहड़ा है वो निसाब का भी हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल रमेश जी असी न सिर्फ कोशिश की बल्कि बड़ी कामयाब कोशिश की हैगी असी हाई कोर्ट जिहड़ी हैगी है लाहौर दी उहदे च रिट भी दायर की
ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਤਹ ਤੋਂ BA ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਕਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ वो ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ पढ़ाया जाए लागू किया जाए। अच्छा सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन देखिए आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, इसमें वक्त लगता है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी, आजकल है डिजिटल ज़माना, सोशल मीडिया चीज़ है, लोग ज़्यादा खुश होकर देखते भी हैं और समझते भी हैं जब कोई चीज़ फिल्म की सूरत में, ड्रामे की सूरत में हमारे सामने आ जाती है। कनाडा में, अमेरिका में एक के बाद एक बड़ी अच्छी मूवीज़ बन रही हैं। वो अगर पंजाबी मूवीज़ हैं, लोग उसे देखना सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब अगर हम पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बात करें, पता नहीं आपने कोई मूवी देखी है कि नहीं देखी, लेकिन एक रिच पंजाबी कल्चर हमारा भी है और उसमें हमने बड़ी मूवीज़ बनाई हैं। और फिर हम अगर शौरा की बात करें, बाबा गुरु नानक, अगर हम सिख बरादरी की बात करें, फिर यहाँ पर बाबा फरीद शकरगंज और बाबा बुल्ले शाह, एक के बाद एक ऐसे शायर जिनकी खिदमात पंजाबी के लिए बेशुमार है कि हम यहाँ पर बात करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप क्या समझते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किस चीज़ को उजागर करना चाहते हैं पंजाब में ख़ास तौर पे जो कि आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ रही है? देखो एक गल तो है कि ਜਿਹੜੇ पाकिस्तान के ड्रामे ये पूरे संसार दे विच मशहूर है। मेरा ख्याल नहीं कोई इन्ने होर ड्रामे वेखदा जिन्ने कि पाकिस्तान दे देखे जाते हैं। दूसरी गल जिहड़ी है कि लਹਿੰਦੇ चढ़दे ਜਿਹੜਾ पंजाब है, इत्थों का पहरावा एक है, इत्थों के साडे रीति रिवाज एक है और ये साडे विआहां शादियां दे विच जिहड़े भंगड़े गिद्धे वो एक ਹਨ। और इस कॉन्फ्रेंस दे राहीं एक असी मैसेज देना चाहुंदे हैं कि जिहड़ी साडी बोली है ये रिच बोली है, इहदा विरसा जिहड़ा बड़ा अमीर है और इहदा पसार जिहड़ा है पूरे संसार विच होना चाहिदा है। कहंदे लਹਿੰਦੇ चढ़दे दी बोली विच बोली इक्को जिहा पहरावा, फिर वंडियां लई थां नहीं बाकी, ये गल क्यों दोहरावां, साडी बोली साडा विरसा सांझा दिता खोले लांघा, होई बख्शिश पीर फकीरां दी हुण लोड़ नहीं हद्दां ते लकीरां दी। ये हद्दां ते लकीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ खत्म होणगे जे पंजाबी ਨੂੰ मजबूत करांगे, पंजाबी ਨੂੰ बढ़ावा देंगे, पंजाबी ਨੂੰ सैकेंड लैंगुएज ਜਿਹੜਾ है पाकिस्तान दे विच लागू करांगे ते ਉਹ दिन दूर नहीं पंजाबी ਜਿਹੜਾ है सिर ਜਿਹੜਾ है ਉੱਚਾ करके गुजरनगे विचरनगे। और मैनू बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि लाहौर दे विच जिस भी सड़क तो मैं गुजरिया है लोगों ने मैनू एज हीरो पिक्चरां खिचाइयां और मेरे को सवाल जिहड़े है पूछे है और उन्हें एक गल बड़ी बेहतर की है कि तुहानू इत्थे आके किस तरह लगा। मैं कहांगा कि पाकिस्तान एक ब्यूटीफुल कंट्री है, लाहौर जिहड़ा है साडा दिल है जिथों असी पंजाबी दी खुशबू जिहड़ी है वो बखेरन लई बजिद होवांगे। माँ बोली पंजाबी साडी, असी पंजाब दे जाए हाँ, विरसा अते पहरावा सांझा असी रूहां दे हमसाए हाँ। ये गल तां ही जिहड़ी है कामयाब होएगी जे असी इहदे हमसाए बन के विचरांगे, नौजवान पीढ़ी नूं जिहड़ा है पैगाम देवांगे, उन्हां नूं जागरूक करांगे। डॉक्टर साहब आप हरमीत को देखें ना, हरमीत अगर सिख कम्युनिटी को ना सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है बल्कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उसने अपने आप को कैरी किया हुआ है। और आप सबकी हमेशा एक बात वो रखता है, वो टीवी हो, वो सोशल मीडिया हो, तो वो पूरी कम्युनिटी को बल्कि पंजाबी के फ़रोग के लिए वो जो काम कर रहा है उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं, जो कि हमें ऑन स्क्रीन नज़र आता है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस की अगर हरमीत हम बात करें, आमिर साहब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसमें होगा क्या क्या, मतलब ये अगर 20 से 22 की है, इसमें पार्टिसिपेशन कैसे होगी, लोग क्या क्या पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन करेगा और क्या क्या वहाँ पर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? बहुत अहम सवाल है जी तुहाडा। और असीं ये देखिए तो ये पूरा एक पैकेज है और ये बड़े संजीदा मौजूआत ते डिस्कशन भी हैगी आ। जदों असीं गल करते हैं कि साडे तालीमी इदारियां च पंजाबी क्यों नहीं पढ़ाई जाती, इस मौजू ते गल होएगी। साडे मीडिया का किरदार जिहड़ा हैगा आ पंजाबी दे वधा वास्ते वो की हैगा, असीं इस मौजू ते गल करांगे। असीं अपनी तारीख ते गल करांगे, साडी तारीख किन्नी रिच हैगी ते इहदे
ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਾਫਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਢੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਗਿੱਧੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਥੀਏਟਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ आओ, तुसी लाहौर आओ, तुसी कजाफी स्टेडियम आओ, तुसी पिलाक आओ, आके वेखो कि थोड़ा जड़ा बोली हैगी आ, माँ बोली हैगी आ, वो कितनी रिच हैगी आ और पूरा कल्चर पेश करांगे असी थोड़े वास्ते। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक आपको हमारी तरफ से कि यकीनी तौर पर बहुत एक ज़बरदस्ती कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जो भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो पंजाबी को बड़ा दिल से पसंद करते हैं, चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, इसकी बका के लिए अपनी कोशिश में हिस्सा डालना चाहते हैं, तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आपका बहुत शुक्रिया आमिर साहब, डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया और आपने अपना वक्त दिया। लेकिन अगर हम कंक्लूड करें तो सिर्फ इतनी सी बात है मुख्तसर सी कि जो कौमें अपनी कौमी ज़ुबान भूल जाती है, फिर दुनिया उन्हें भूल जाती है, उन्हें कोई याद नहीं रखता। तो आपको इसके लिए ख़ुद कोशिश करनी पड़ेगी और वो कोशिश उम्मीद घर से शुरू करेंगे तो ही बाहर निकलेंगे, मुआशरे तक, दुनिया तक तभी पहुँच सकते हैं। तो आगाज़ आपने अपने घर से करना है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो अगर अम्बी मैं आपसे एक सवाल करूं कि रात को आप कितने बजे सोए थे, तो इसका जवाब जितनी वेरिएशन से हरमीत हमारे पास आएगा ना, मेरे ख्याल से आप और मैं ही होंगे जो टाइम से सोए होंगे। वो इसलिए बिकॉज सुबह उठ के हमने आपको वेकअप कॉल देनी होती, बाकी सब के जवाब यही होंगे, बस पता नहीं नींद नहीं आती, रात भर पता नहीं क्या मसला है और सोना हम चाहते हैं एंड ऑल दैट, इस तरह के बहुत सारे रीजंस। बट ऑल दो सोना बहुत कीमती चीज़ है, मतलब नींद इतनी कीमती है तभी तो उसको सोना कहते हैं। आप इस बात को अंदाज़ा कर लें तो आपको शायद इसकी कीमत का अंदाज़ा भी हो जाए। लेकिन अगर आज की बात करें, बहुत सारे नींद के जिस्मानी और जहनी तकन से निजात का इतना एक ऐसा ज़रिया है। आप इस बात को जानते हैं कि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, फिज़िकली, इमोशनली, तो नींद आपकी तमाम प्रॉब्लम को एड्रेस करती है। लेकिन नींद आए तब ना, बहुत सारे लोग ऐसे जो कि नींद की गोली खाकर सोते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इलाज भी कराते हैं, उसके बावजूद भी क्या हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है कि अगर हम उसको बेहतर करने की कोशिश भी करें तो शायद नहीं कर पाते। 8 गिलास पानी, 8 घंटे नींद, सीधा सा फॉर्मूला है। पता हमें सब कुछ है लेकिन हम कर नहीं सकते या कर नहीं पा रहे। तो कोशिश करेंगे कि आज अच्छी आपको टिप्स दें कि अगर आपने अच्छी नींद लेनी है तो फिर उसके लिए कैसे आपको डायरेक्शन अपनी ठीक करनी पड़ेगी। उसके तो डॉक्टर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर फातिमा असलम हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर फातिमा असलम वेलकम। डॉक्टर हुरिया अरूज हमारे साथ मौजूद है और आपका भी बेहद शुक्रिया। डॉक्टर हुरिया आपसे शुरू कर लेते हैं, वो इसलिए बिकॉज़ हम बात करेंगे कि अगर नींद नहीं आती तो उसकी एक रीज़न अगर हम सिर्फ खाने को देखें तो क्या प्रॉब्लम्स है कि सर्दियां हो गर्मियां हो, क्या हमारी डाइट ऐसी है कि जिसके बाद हमारे लिए सोने का प्रोसेस जो है वो 2-3 घंटे डिले हो जाता है? अच्छा, अगर हम नींद की बात करें तो आजकल हमारी डाइट पैटर्न डेफिनेटली बड़ा मैटर करता है। नींद एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी चीज़ विदाउट, जो चीज़ आप खा रहे हैं डेफिनेटली वही जाके आप रात को आपको डेफिनेटली स्लीप वेक जो साइकिल होता है उसमें हेल्प करती है। तो अगर हम नींद की बात करें, बीइंग अ डाइटिशियन, डेफिनेटली नींद में मेजरली रात में लोग क्या करते हैं कि आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा जंक फूड जब इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड में जब पिज़्ज़ा या कोई भी इस तरह की चीज़ जो मार्केट से आप ऑनलाइन ले रहे हैं, ये जाके खा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे सिटिंग करके खा रहे हैं, घर आके जब आप सोने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली आपको नींद का थोड़ा सा इशू आता है जिसमें आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, जिसे स्लीप एपनिया भी कहते हैं, इंसोम्निया भी कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है कि उसमें फिर लोग बहुत सारी आगे फर्दर टर्म्स में चले जाते हैं, लाइक मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ों पर चले जाते हैं जो एडिक्टिव होती हैं, लाइक सिडेटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा आपको एडिक्शन कॉज कर देती हैं वो मेडिसिन। तो इट्स बेटर कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें। डाइट में मेजरली बहुत सारे फूड ऐसे हैं जो नींद कोज करते हैं, रात के टाइम खाने से आपको नींद बेहतर आती है। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर हुरिया, अगर हम देखें फातिमा हुरिया, अगर आप लोगों ने ना मीर तकी मीर साहब को पढ़ा हो तो जारी बात है उसकी शायरी में बड़ा दर्द था। दर्द इसलिए था कि दिल्ली पर हमले होते थे, सोतेली माँ थी, कहीं ना कहीं बेगम भी अच्छी नहीं थी, लेकिन बहरहाल वो कहते थे कि सराणे मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है मीर। अगर मीर आज के दौर में होता तो कहता कि सराहने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक मोबाइल देखते देखते सो गया है मीर। सो बहरहाल ये जो मोबाइल है, फातिमा आपकी तरफ आते हैं, ये जो हम देखते हैं कि भैया स्टेटस जो है कहीं ना कहीं मेरा कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट्स किए होंगे, कितने तारीफ की होगी, ये बार बार जागते, बार बार सोते, फिर ये पलक झपकते, ये कितना नुकसान दे रही है हमारी इस सोच को, फिर कहीं ना कहीं जिस्म पर, दिमाग पर ये कितने असरात मुरतब करती है? बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जब कंडीशन कर लेंगे ना अपनी नींद के साथ, वो हमारे लिए है ही नुकसानदेह।
हम लोग क्यों बेड पे जाके फ़ोन साथ लेके घूम रहे होते हैं, साथ जाते जाते बेड पे वहाँ पर चले गए, वहाँ पे फ़ोन देखते देखते, और फिर हम सबको ये भी कहते हैं मुझे खुद ही देखते देखते नींद आ जाएगी। बेसिकली आप अपनी उस नींद को, जो उसका पर्पस है, उसको फुलफिल नहीं होने दे रहे। आपने उसको एसोसिएट कर लिया किसी ऐसी चीज़ के साथ, एक कंडीशन कर लिया है कि जब तक मेरे हाथ में फ़ोन नहीं होगा, जब तक मैं ये देखता नहीं रहूँगा, आपके ब्रेन को मैसेज नहीं जाएगा कि मैंने सोना है। और ये चीज़ हम आहिस्ता आहिस्ता, वैसे तो ये हमें बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी लेकर आ रही होती है हमें, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता कि फॉर द लॉन्गर रन ये हमें कितना नुकसानदेह जो है, हमें नुकसान पहुंचा रही है इस चीज़ के लिए। तो ये वो सारी चीज़ें तो शायद साइड पे चली जाती हैं ना, कि हमने देखा नहीं कि किसने हमारा कितना स्टेटस देख लिया है या कितना वो है। असल में हम अपने आप को डॉज कर रहे होते हैं, हम उन परेशान कुन सोचों से भाग रहे होते हैं, जो जब हमने बिस्तर पे जाके लेटना तो उन्होंने आना शुरू कर देना। तो हम उस टाइम पर उसको कंडीशन कर लेते हैं अपनी मोबाइल के साथ कि चलो हमारा ध्यान भी बटा रहेगा, और हमें वो जो परेशान कुन सोचें आ रही हैं वो भी हमें फिर सोने से जो मुश्किल कर रही है वो भी हम इस फोन के थ्रू उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फातिमा, अगर हमने सिर्फ अभी 2-3 मसले डिस्कस किए हैं ना, नींद ना आने के मसलों की एक फहरिस्त यहाँ बना लें तो कोई 10 आप 10 में उम्मीद देंगे तो 40 तो हमारे पास आराम से बन जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि उसमें से एक सबसे बड़ा मसला ये कि आप मोबाइल की तो हमने बात कर ली, एक होती है अच्छी नींद, एक होती है बुरी नींद। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि जो लोग हल्की सी ऐसे आप पिन ड्रॉप साइलेंस होगा तो नींद आएगी, बिल्कुल अंधेरा होगा तो नींद आएगी, ये सब चीज़ों से आप कंडीशन कर लेते अपनी नींद को, तब भी वो कितनी डिस्टर्ब होती है, इसको किस तरह से कैटर करना चाहिए? बिल्कुल ऐसी है। देखिए 3 चीज़ें होती हैं, एक होते हैं लाइट, एक है आपका अपना सर्केडियन रिदम, और एक है आपकी हार्मोनल नीड। हमारी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे स्लीप वेक साइकिल के लिए। ठीक है। और ये जो अभी आपने एक चीज़ कही ना कि अच्छी नींद और बुरी नींद, ये बहुत सब्जेक्टिव है। आपने देखा होगा कुछ लोग 15 मिनट के लिए भी सोते हैं और वो बहुत फ्रेश होते हैं। और कुछ लोगों को 8 से 10 घंटे की नींद भी चाहिए होती है तो वो सुस्त रहते हैं। तो ये जो क्वालिटी है ये बहुत सब्जेक्टिव है। अगर तो आपकी ज़िंदगी में आपने अपने आप को उस तरह से अपनी डाइट को और अपनी रूटीन को, अपनी डेली लाइफ को बैलेंस रखा हुआ है, अपनी नींद अगर एक दिन 8 घंटे की ले रही है, रोज़ 8 घंटे की नींद ले रही है, तो ये आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप रहेगी। लेकिन अगर आपने कोई अपना एक डॉक्टर अब की तरफ आते हैं, अगर हम देखें जो सूरत हाल है, जाहिर बात है नौजवानों में, फिर जब चाहे वो मुंडा हो या कुड़ी हो, क्योंकि जाहिर बात है कि जब आप नई दहलीज पर कदम रखते हैं नौजवानी में तो कहीं ना कहीं मोबाइल में बातें भी करनी है पूरी रात, और फिर ये भी मसला हमारे नौजवानों में, लड़के लड़कियों में कि मेरे तोना ने तो न था न थाया, मेरे तोना तो ही नहीं, तो ये करते करते सुबह हो जाती है, सुबह करते करते फिर कहते हैं हमें नाश्ते का दिल नहीं करता है। तो ये जब हम नहीं करते नींद पूरी तो खाने पे, स्टमक पे कितना असर पड़ता है? इसका जवाब वैसे देना जैसे हरमीत ने सवाल किया है, समझ आई? अच्छा, नींद ना पूरी करने से नाश्ते पे, खाने पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे अभी डॉक्टर फातिमा ने बताया कि हमारी 7 to 8 आवर्स की विंडो होती है नींद की जिसको हमने फुलफिल करना होता है, और वो मेक श्योर होना चाहिए कि वो रात की नींद हो। ये नहीं कि आप रात के अलावा किसी भी टाइम 8 घंटे की नींद ले लें तो आपकी नींद पूरी हो जाए। वो रात के टाइम होती है। जो हार्मोन्स की वो बात कर रही थी, मेलाटोनिन, वो रात में ही हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है नेचुरली तौर पर, जो नींद को आपकी जो है ना ट्रिगर करता है, अच्छे वे में आपको जो है अच्छी एक नींद आती है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि अगर आपने फॉर एग्जांपल यंग बच्चे हैं, आजकल के जो जनरेशन चल रही है कि पूरी रात मोबाइल यूज़ करते हैं, सुबह में वो सोते हैं और 12-1 बजे उनका नाश्ता होता है, तो फिर उस नाश्ते में क्या करते हैं वो मेजरली उनका किसी का तो खाने का दिल नहीं कर रहा होता है, क्योंकि जब आप इस तरह की नींद लेते हैं जिसमें आपकी रात की नींद नहीं होती, आपकी मॉर्निंग की नींद होती है, तो उसमें आपको कुछ लोगों को भूख नहीं लगती जल्दी, वो कहते हैं हम 1-2 घंटे बाद खाना खाएंगे, नाश्ता बाद में करेंगे। तो उसमें मिक्स एंड मैच ही होता है नाश्ता, लाइक वो हेल्दी नाश्ता नहीं होता। उसमें कुछ लोग प्रेफरेंस होती है आजकल, अगर यंग जनरेशन की बात करें, वो खाना घर का तो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते कि वो हेल्दी है, वो मेजरली बाहर का ही कहते हैं कि हमें बाहर की कोई टोस्ट ला दें या कुछ इस तरह से बना रेडी टू ईट जो फूड होते हैं उनको वो प्रेफर करते हैं। तो उसमें खाना बहुत ज़्यादा आपका डिस्टर्ब होता है, आपका मील बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जब आप एक प्रॉपर जो नींद होती है, जो 7 to 8 आवर्स की रात की नींद है, वो जिस टाइम में लेनी है उस टाइम में नहीं लेंगे तो डेफिनेटली आपका नींद तो क्या, आपका जो ईटिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा इसमें डिस्टर्ब होता है। अच्छा, ये देखिए जो टाइमिंग है ना, इस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर फातिमा, आप क्या समझती हैं कि देखिए कहा जाता है कि रात की 2 घंटे की नींद और दिन की आप 4 घंटे की ले रहे तो वो उसके इक्वल नहीं हो सकती। क्या साइकिल ये शुरू कब होता है? अगर आप 12 बजे सोते हैं तो ये साइकिल शुरू होता है सुबह 7-8 बजे तक, 8 घंटों का रहता है, और अगर कोई बहुत लेट भी सो रहा है 1 बजे तक, तो ये साइकिल क्या होना चाहिए? स्लीपिंग आवर्स क्या होते हैं आपके? बिल्कुल, जैसे डॉक्टर रूडिया ने बात की कि 8 घंटे की विंडो तो होती है यंग जो जनरेशन है उसमें, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जब हम सोने जाते हैं हमारे हिसाब से ये कि हमने आंखें बंद की हैं और बस जब हम उठेंगे तो हमारी आंख खुल गई। ड्यूरिंग दैट स्लीप हमारी 4 स्टेजेस होती हैं, हम 4 हिस्सों में सो रहे होते हैं।
और उन हिस्सों में से अगर आप किसी और पूरा एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए वो पूरे चारों के चारों हिस्से आपकी नींद के पूरे होने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अगर आप 8 घंटे में अगर वो 4 हिस्से पूरे होने हैं तो आप 2 घंटे में किसी ना किसी दूसरे या तीसरे हिस्से में होंगे जब आप उठ जाएंगे। और जब आप उठेंगे तो आपके जिस्म में थकावट होगी, आपको ऐसे लगेगा अभी तो मैं सोई थी और अभी उठ गई हूँ मैं। तो ये वो चीज़ है कि अगर सुबह आपकी 8 बजे क्लास है और आप 5 बजे सो रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि उन 2 घंटों में आपके वो 4 हिस्से नींद के पूरे हो सकते हैं। इसलिए वो थकावट, बेचैनी, फिर वो जो आपके खाने के इश्यूज, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो ये उसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। डॉक्टर हुरिया, अगर हम देखें, जाहिर बात है सर्दियां हैं, सोहा ने पहला सवाल आपसे किया कि सर्दियां हैं भैया और हमने पेट भर कर खाना है भैया, मतलब छोड़ना नहीं है हमने, चट की चटनी हो जो भी हमें मिले। ये जो लेट नाइट खाना है ये कितना नुकसान पहुंचाता है, नींद पर ये कितना असर डालता है? और फिर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग खाना खा के वॉक भी नहीं करते और कहते हैं भैया अब थोड़े लेट जाते हैं, लेटते लेटते नींद अगर आ गई तो वो नींद कितनी डिस्टर्ब करती है स्टमक को? अच्छा, ये नींद के साथ खाने का रिलेट इस तरह से है कि अगर आपने रात का डिनर किया है, फॉर एग्जांपल आपने बहुत हैवी डिनर जिसमें आपने फ़िश खाई है, आपने सूप पिया है, आपने मतलब हैवी इंटेक किया है फूड का, और उसके बाद आप फौरी तौर पर सोने चले जाएं तो कभी भी इस तरीके से आपकी एक नींद जो अच्छा पैटर्न नींद का होता है वो कभी भी फुलफिल नहीं होता। वो किस तरह नहीं होता? मेजरली हमारे फूड के अंदर बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिनमें बहुत सारे ट्रिप्टोफेन, बहुत सारे ऐसे हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो नींद को डिस्टर्ब भी करते हैं जब हम आप खाना खाने के फौरी बाद जब आप स्लीप पे चले जाएं, सोने के लिए चले जाएं। फॉर एग्जांपल अगर आपने रात का खाना खाया हुआ है, ठीक है, एक जर्नल सी मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दूंगी कि अगर आपने रात का खाना खाया हुआ है, आपने 8 बजे खाना खा लिया है, मोस्टली होता है ऐसे नहीं है, हम लोग 10 बजे 11 बजे हमारा डिनर हो रहा होता है, लेकिन अगर आपने रात को 8 बजे अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद 15 से 20 मिनट की लाजमी नहीं है कि आप पार्क ही जाएं, पार्क जाके वॉक करें, आप घर के आसपास सराउंडिंग में थोड़ा सा चक्कर लगा लें, वॉक कर लें, 15 से 20 मिनट मिनिमम है ये, ठीक है, इतनी वॉक कर लें और उसके बाद आप अपने बेड पे चले जाएं सोने के लिए, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी नींद आएगी। ये मैं 8 से ऑनवर्ड बात कर रही हूँ, लाइक 10 बजे नहीं, 8 बजे के बाद डिनर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल 11 बजे खाना खाते हैं, 11 बजे के बाद और उसके बाद फिर आप मोबाइल यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया वगैरह इस तरह आपका है, ज़्यादा फ़ोन का यूजेज है, तो फिर डेफिनेटली आपको नींद उस पैटर्न में नहीं आती जिस पैटर्न में आप 8 बजे के बाद की नींद आप ये देखिए कि कितने आराम से हम कन्विंस कर रहे हैं आम आवाम को कि देखिए बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आपने क्या करना है, खाने को 8 बजे ही विंडो क्लोज कर देनी है और उसके बाद फिर 15 मिनट, ज़्यादा नहीं डॉक्टर हुरिया आपसे कह रही है, सिर्फ 15 मिनट वॉक कर ले, लेकिन फिर भी अगर आप लोग ना करें तो फिर अपने साथ ज्यादती करेंगे, हमारा तो खैर कुछ भी नहीं जाएगा इस हवाले से। लेकिन बताएं कि मुझे डॉक्टर फातिमा फैशन समझा जाता है इस चीज़ को कि ओ माय गॉड इट्स अ फैशन, सारी रात जागेंगे, मूवी देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे और ये वाकई फैशन। अगर कोई लड़की दूसरी बच्ची से कह दे, आपस में 2 दोस्तें बैठी हूँ कि रात को मैं 11 बजे सो जाती हूँ, तो उसको एक अनोखी मखलूक समझा जाता है कि तुम ऐसे कैसे कर लेती हो। तो आप क्या समझती हैं कि एक तो चले रात की नींद है, दिन में भी एक नैप लेना बहुत ज़रूरी होता है जिसे हम कैलूला कहते हैं, जो कि दोपहर के खाने के बाद सुन्नत भी है, करना चाहिए। उस नींद की क्या अहमियत है रात के अलावा? बिल्कुल, नैप की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये वही चीज़ है कि जिस तरह आपकी मोबाइल की चार्जिंग कम हो जाती है, आप चार्ज करते हैं और उसके बाद उसको यूज़ कर रहे होते हैं ना, और अगर आप चार्जिंग पे ही लगाई रखें उसको तो आपकी बैटरी वैसी ही ख़त्म हो जाती है फ़ोन की। सिमिलरली अगर आप ये पैटर्न एक इंसान की ज़िंदगी में देखें तो हमें भी चार्ज होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, और वो अगर आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को रेस्ट देते जाए ना टाइम टू टाइम दिन में, तो एक तो आपकी एनर्जी भी वैसी रहती है, प्रोडक्टिविटी भी आपकी वैसी रहती है, क्रिएटिविटी भी आती है और आपकी थकावट भी कम महसूस होती है। और ये नैप एक्चुअली हेल्प करती है आपको रात में अच्छे तरीके से सोने के लिए। जब आप बहुत ज़्यादा थकावट के साथ भी बिस्तर पे जाते हैं तब भी आपको नींद नहीं आती है। ये चीज़ तो एक्सपीरियंस भी की होगी बहुत सारे लोगों ने कि जब वो बहुत थके होंगे और उनको कहा कि बस अभी मैं बेड पे जाऊंगा और सो जाऊंगा, लेकिन उनको उतनी ज़्यादा मुश्किल होती है सोने में उस टाइम पर। क्यों? क्योंकि आपने सारा दिन डॉक्टर हुरिया, अगर हम देखें हॉस्टल में, आपने देखा होगा, आप भी हॉस्टल में अगर रही हो, तो हमारे बड़े ऐसे दोस्त होते थे, ऐसे कुलीग होते थे कि भैया सो गए तो कुंभकर्ण की पूरी नींद होती थी, सो गए, फिर उठते उठते कई 24 घंटे गुजर जाते थे। एक तरफ तो ये नींद है, एक तरफ तो ये नींद है, दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि ये 2 चीजें ऐड कीजिएगा कि कौन सी ऐसी खुराक है जिसके खाने के बाद फिर कहीं ना कहीं आपको नींद नहीं है। तो ये जो नींद है 24 घंटे वाली, कहीं ना कहीं 12-15 घंटे सोते रहे और फिर उठे, फिर चाय प्याली और एक पराठा खाया और फिर सो गए, ये कितना इस पर बॉडी पर कितने असरात और आपके चेहरे पर, और कहीं ना कहीं क्यों सारी बात है आजकल मर्द हजरात ने भी अपने चेहरे शीशे में देखना है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप
8 घंटे से या 9 घंटे से ज़्यादा की नींद लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन तो क्या आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, स्टमक हो गया, सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग रात में अगर शुगरी आइटम्स का इंटेक ज़्यादा करते हैं, रात में अगर हैवी मील ज़्यादा लेते हैं, जैसे मैंने पहले बात की, हैवी मील लेने के बाद फ़ौरन सोने का करते हैं कि सो जाएँ बस, अब और हिम्मत नहीं है कि अब चल फिर लें, क्योंकि खाना इतना खा लेते हैं उसके बाद वो फिर क्या ही उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी करनी। लाहौरिये हैं वो खाने के वैसे बहुत शौकीन होते हैं, वो इस चीज़ पे करते हैं कि खाना खा लिया बस भई अब रात का पूरा हो गया, अब हम सो जाएं। अब इसका क्या इम्पैक्ट डलता है, अगर आप फॉर एग्जांपल ज़्यादा खाने के बाद सो जाते हैं फौरी तौर पे, सुबह उठ के स्टमक का आपका एसिडिटी, सबसे पहले एसिड रिफ्लेक्स होता है मैदे के अंदर, जो कुदरती तौर पे आपका तब जनरेट होता है जब आप खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं, यानी खाना जब हजम नहीं होता है, इसोफेगस में नहीं जाता, आपकी फर्दर आगे बॉडी पार्ट जहाँ पे उसने एब्जॉर्ब होना है वहाँ नहीं जाएगा, तो डेफिनेटली आपको एसिड रिफ्लेक्स, एसिडिटी होती है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ लोगों में वेट पुट ऑन, सबसे बड़ा इशू जो खाना खाने के फ़ौरन बाद होता है जनरेट, वो क्या होता है कि वेट सर्दियों में बहुत बढ़ जाता है लोगों का, बैठ बैठ के खाना ज़्यादा लाइक इंटेक एकदम से एक टाइम पे ज़्यादा करने की वजह से फिर फिजिकल एक्टिविटी हमारी ठंड में बहुत कम हो जाती है, तो उसकी वजह से वेट बढ़ जाता है। तो कोशिश ये करें कि अगर आपने खाना खाना भी है, ये जो हॉस्टलाइट बच्चे हैं जितने भी स्टडी यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, तो आप अपनी वॉक का, मैंने जैसे पहले बात की, कम से कम 15 मिनट का आप अपनी वॉक का जो ड्यूरेशन लाजमी बना लें, वो आप खाने के बाद की वॉक, रात के टाइम जो वॉक सजेस्ट करते हैं हम लोग, वो हम करते हैं कि आपने आफ्टर मील वॉक करनी है, और जो सुबह खाली पेट करते हैं वो मेजरली आपकी सारे बॉडी के अंदर से जो रात के टाइम सोने की वजह से सुबह एसिड बने हुए होते हैं उनको निकालने के लिए की जाती है। अच्छा, वैसे ये टिप बहुत अच्छी है डॉक्टर फातिमा, आप नींद के हवाले से क्या टिप देती हैं कि अगर आप इस चीज़ को, क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वी आर जस्ट ट्राइंग कि हम कन्विंस कर सकें पब्लिक को कि आप सोने से पहले अगर ये 2-3 ऐसी हैबिट्स अपना लेंगे तो फिर आपको नींद अच्छी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं नींद आती नहीं है, हम सो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। मैं ये कहती हूँ अगर आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ दें। अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं तो फिर अपनी नींद को भी उसी तरह से अच्छे, जिस तरह बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उसी तरह नींद पे भी मत करें, और अपना एक साइकिल बनाएं। जब हम लोग अपना एक साइकिल, जब भी चलो फारिग होंगे काम से तो जाके हम सो जाएंगे ना, इससे बड़ी आप अपना नुकसान कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने अगर अपना 10 बजे का टाइम रखा है नींद का, तो आपको अपने 10 बजे तक बाकी सारे काम ख़त्म करने हैं। आपको वो टारगेट बनाना है अपना, ये नहीं कि अच्छा आज 12 बज गए मुझे सोते हुए, आज 1 बज गया मुझे सोते हुए। इससे आपके ना सिर्फ पूरे दिन की रूटीन ख़राब होगी, बल्कि उसके साथ साथ आपके बाकी जो जितने भी इश्यूज़ हैं, कार्डियक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस ज़्यादा होगा, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो आपका ब्रेन न्यूरल पाथ्स बना रहा होता है न्यू, और वो हेल्प करता है आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो आपने तो अपने ब्रेन को वो टाइम ही नहीं दिया है कि वो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए कुछ कर दे। तो इसलिए अपने एक टाइम फिक्स करें और उसको अपना टारगेट बनाएं और उसके अराउंड अपने दिन को जो है वो प्लान करें। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर फातिमा जो लास्टली आप एड्रेस कीजिएगा वो ये कि एक तो आप अपने माइंड को पीसफुल रखें, काम रखें सोने के लिए, उसके अलावा जो माहौल है वो बहुत मैटर करता है। कुछ लोग जितना धड़ाधड़ शोर हो रहा होता है, लाइटें चल रही होती हैं, घोड़े बेच के सो जाते हैं, और कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं उन्हें पूरा माहौल चाहिए होता है। इस पर अगर आपने बेहतर करनी है चीज़ें और काम करना है तो इस पे आप क्या करते हैं? बिल्कुल, मैं इसमें ये कहूँगी कि जो माहौल नहीं भी बना के सो रहे होते हैं उनको भी माहौल बनाकर सोना चाहिए, क्योंकि इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इससे ज़्यादा एक आप में क्वालिटी ऑफ स्लीप ज़्यादा इंड्यूस होती है। हमारे पास जो पेशेंट्स इंसोम्निया के आते हैं हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि अपनी स्लीप हाइजीन पे ज़रूर फोकस करें। अपने वो कपड़े जो आपने पूरे दिन में पहने हुए उनको चेंज करें, सोने के लिए अलग कपड़े रखें, आप प्रॉपर तैयारी करें अपने सोने के लिए। आपने अगर वार्म मिल्क या जो भी वो डॉक्टर हुरिया ज़्यादा अच्छे तरीके से सजेस्ट कर सकती हैं, आपने अपना प्रॉपर एक रखा हो स्टेप के पहले मुझे ये करना है, मुझे अपने आप को फ्रेश करना है, फिर मैंने अपने कपड़े चेंज करने, मैंने अपना बेड बनाना है। जी बिल्कुल, वो प्रॉपर स्लीप हाइजीन जो है हम उनको सिखाते हैं और वो हेल्प भी करती है। तो ये माहौल बना के इस तरह सोना वो ज़्यादा आपको पीसफुल स्लीप की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। बहुत सारी ऐसी टिप्स तो आप लोगों ने दे दी, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि आपको आपके सिवा कोई कन्विंस नहीं कर सकता। कितनी देर तक आप कुदरत के अगेंस्ट जाते रहेंगे तो ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी ज़िंदगी कम हो जाएगी, और फिर आप अगर कम उम्र होंगे और कम ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़िंदगी की बहारें कम देखेंगे। तो टाइम से सोएं, टाइम से उठें और हमारा शो देखें, यही हमारा पैगाम है। हमने एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो कल भी हमने एक आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात कराई थी और रोज़ाना की बुनियाद पर इस प्लेटफॉर्म की अगर हम उम्मीद बात करें तो भाई आपके यंगस्टर्स का ये एक्सक्यूज़ तो बिल्कुल वैलिड नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बिकॉज हमारे मॉर्निंग शो समेत सोशल मीडिया और दीगर तमाम मॉर्निंग शोज़ बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा ऐसे मुख्तलिफ आर्टिस्ट जो है वो आपको दिखाता रहता है जो कि बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं और बेहतरीन होने के साथ साथ मुनफरिद काम भी कर रहे हैं। एक ऐसे ही आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करानी है जो बेसिकली गंदम के तिनकों से माशाल्लाह कुरानी आयात बड़ी नफीस अंदाज में लिखता है और वो बनाता है इसको और बड़ी खूबसूरती से उसको लोग ख़रीदते भी हैं। वो बाकायदा तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करें तो वो भी ख़ास तौर पे इस तरह के आर्ट को बहुत एंटीक समझते हैं और ख़रीदना भी पसंद करते हैं और अपने घर में रखना भी पसंद करते हैं। लेकिन चलें आपकी इतनी बातों के बाद मुलाकात करा देते हैं इस आर्टिस्ट से। 30 साल से गंदम की तीलियों से मुख्तलिफ कुरानी आयात बना रहा हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक शुरू किया है जिसका पहला सिपारा मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन अरसा 8 माह में पहला सिपारा मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह पाक से उम्मीद है कि अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी दे और मैं अपना ये कुरान पाक मुकम्मल करूँ अपनी ज़िंदगी में। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरा सिपारा शुरू कर दिया है और दूसरा सिपारा शुरू होने के साथ साथ मुझे बहुत बजट की ज़रूरत है। अगर मुखय्यर हज़रात या हुकूमत वक्त मेरे साथ ताउन करे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में कुरान पाक मुकम्मल करूं और सऊदी अरब की किसी आर्ट गैलरी में इसको रख दूं। हमीद खानपुर से इस आर्टिस्ट का ताल्लुक है और यकीनी तौर पर वो बार बार इस चीज़ पर एम्फसाइज़ कर रहे थे कि मैंने सिर्फ एक सिपारा मुकम्मल किया है, मैं पूरा कुरान पाक मुकम्मल करना चाहता हूँ। और अगर हम बात करें तो गंदम के तिनके बहुत एक बारीक सा ट्रिकी सा काम है, मतलब ये बहुत ऐसा बारीकी का काम है। इसको करने के लिए आपको भरपूर मेहनत और फोकस चाहिए होता है ना, मतलब आपकी आंखें भी लगती हैं, आपका टाइम लगता है, रोशनी में आपने ये काम बात करना बिल्कुल होता की है। हमने बहुत सारे इलाके बहुत सारे ऐसी जगहों में जब हम इनको देखते हैं ऐसे ऐसे आर्टिस्ट ऐसा इनका आर्ट कमाल किस्म का, आप अंदाजा लगा लें कि जिस मेहनत से वो इस किस्म के आर्ट बनाते हैं और फिर कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया का दौर है तो चीज़ें सामने आ जाती हैं। लेकिन आपने दुरुस्त बात की कि तिनकों से फिर गंदम के तिनकों से, और ये बड़ी बात है क्योंकि एक तरफ तो आप कुरान शरीफ के वो औराक और उनसे वो निकले अल्फाज जो आपने सूरतों की शक्ल में सूरत में आप उसको दर्ज करते हैं, एक इस पे आर्ट की सूरत में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपने दुरुस्त बात की कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं इन जैसे लोगों को ज़रूरत इस अमर की कि इन लोगों को आगे आना चाहिए था, इनको सपोर्ट कर लेना चाहिए ताकि बैन अक़वामी सतह पर भी ये काम कर सकें। बिल्कुल ठीक है, इसके लिए कंसर्न डिपार्टमेंट्स या हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि इस तरह के आर्टिस्ट को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हम अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे नए टॉपिक नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।